दादी वो शाह हवेली से बीवियाँ आई हैं। वो कह रही हैं कि आपसे बात करना चाहती हैं। मुलाजमा ने कमरे में आकर पैगाम दिया तो दादी ने उसे चलने का इशारा करते किताब बंद करते साइड टेबल पर रखी। अस्सलाम वालेकुम दादी। दादी के लाइन में दाखिल होने पर हलीमा बेगम और समरीन बेगम ने एहतरामन उठते हुए सलाम किया तो दादी ने मुस्कुराते हुए इनके सर पर प्यार देते बैठने का इशारा किया, जबकि ड्राइंग रूम को गिफ्ट्स, कपड़े, मिठाइयों, जेवरात के बॉक्सेस को देखते वो काफ़ी हद तक समझ चुके थे। कैसे आना हुआ? और तुम दोनों अकेली ही आई हो? सलवा बच्चे को भी लेती आना था। सोफे पर बैठे दादी ने कहा तो हलीमा बेगम ने एक नज़र समरीन बेगम को देखते बात शुरू करने का सोचा। दादी, आप जानते हैं कि हमारी अमानत आपकी तरफ है। पहले ही बहुत देर होगी, हम और देर नहीं करना चाहते। मैं अपने अदायक की दुल्हन को अब अपने घर ले जाना चाहती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको भी एतराज़ नहीं होगा। अब आप अगर अदायक से मिलकर वो बात करना चाहते हैं, मतलब अपनी तसल्ली के लिए, तो वो आपसे मिलने आ जाएगा। लेकिन दादी, हम चाहते हैं जितनी जल्दी हो सके अब आप हमारी अमानत हमारे हवाले कर दें। हलीमा बेगम की बात सुनते दादी ने समझने के अंदाज में सारा लाया। ठीक कह रही हो तुम, वो तुम्हारी ही अमानत है और तुम जब चाहे उसे लेके जा सकती हो, हमें कोई एतराज़ नहीं। मैं बस इस अमानत के रखवालों से मशवरा कर लूँ कि वो क्या चाहते हैं। जरगाम आयस और मकान की तरफ इशारा करते हुए कहा तो हलीमा बेगम के होंठों पर मुस्कुराहट रेंगी। और रही बात अदायक से मिलने की, वो मैं खुद वक्त निकाल कर मिल आऊँगा। दादी, मैं भी आपसे कुछ मांगने आई हूँ। मैं बहुत उम्मीद लेकर आई हूँ। मुझे उम्मीद है आप मुझे खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। मेरे मांगने का मान रख लीजिएगा। समरीन बेगम के अल्तजाइया लहजे पर दादी ने चूं कर देखा और हाथ के इशारे से उन्हें बोलने का इशारा किया तो समरीन बेगम ने एक नज़र हलीमा बेगम को देखते बात जारी की। दादी, मैं अपने बहराम के लिए आपकी इम्तिसाल का हाथ मांगती हूँ। मैंने अपने बेटे की आंखों में इम्तिसाल के लिए पसंदीदगी देखी है और ऐसा पहली बार हुआ है। दादी, बहराम से तो आप मिल ही चुके हैं और आपका अंदाज़ा हो गया होगा वो किस मिजाज का है। मेरा बेटा इम्तिसाल का बहुत ख्याल रखेगा। आपसे गुजारिश है आप इस बारे में ज़रूर सोचिएगा और फैसला मेरे बेटे के हक़ में कीजिएगा। मेरा बेटा बहुत साबिर और मोहब्बत करने वाला है। साबिर वाली बात पर समरीन बेगम ने दांत पीसे, जबकि हलीमा बेगम ने चेहरे का रुख बदलते अपनी मुस्कुराहट छुपाई, क्योंकि उनके साबिर बेटे ने कुछ दिन पहले अपनी मोहब्बत का इजहार करते दोनों मुँह के सर पर धमाका किया और जल्द अज जल्द रिश्ता जाने की ज़िद में उन्हें नाको चने चबवा दिए थे। समरीन बेगम को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये इनका सोबर, खामोश मिजाज और सुलझा हुआ बेटा है जो इस कदर उतावला हो रहा है। और अब समरीन बेगम का बस नहीं चाह रहा था जूता उतारें और बहराम शाह की अच्छी खासी पिटाई कर डाले, क्योंकि नवाब साहब ने दोनों माओं के कानों में ब्लूटूथ लगाकर कनेक्ट की हुई थी, क्योंकि बहराम शाह इस मामले में कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। वो हर इस बात से बाखबर रहना चाहता था जो इसकी माँ वहाँ जाकर करने वाली थी। बहराम शाह के ब्लूटूथ लगाने पर समरीन बेगम ने काफ़ी गोरियों से उसे नवाजा, मगर वो नज़रअंदाज करता अपना काम करता रहा। दादी जो कुछ और भी सोचे बैठे थे, समरीन बेगम की उम्मीद भरे लहजे पर खामोश हो गई, जबकि दूसरी जानब ये खामोशी बहराम शाह का दिल बुरी तरह धड़का चुकी थी। खुशक पड़ते होंठों को तार करते स्टीयरिंग को मजबूती से थामा, जबकि वजूद का पूर समात बना दादी के बोलने के इंतज़ार में था। हमें कोई एतराज़ नहीं बहराम पुत्र तो वैसे भी हमारे दिल को बहुत करीब है, मगर इस सब के बावजूद भी मेरी पोती की राय बहुत अहमियत रखती है। उसके इनकार के आगे बहराम की पसंदीदगी की अहमियत नहीं होगी। अगर इम्तिसाल हाँ करती है तो पलवशा की रुखसती के साथ ही मैं इसे भी रुखसत कर दूंगा। दादी के होंठों से अदा हुए अल्फाज को सुनते बहराम शाह ने गहरी सांस लेते कपकपाते हाथ की मुट्ठी बनाते होंठों पर रखा, सर उठाते शक्कर बड़ी नज़रों से देखते, सख्ती से आंखें मीते सर सीट की पोस्ट से टिका दिया। अपनी मोहब्बत के मिल जाने के एहसास को महसूस करते बहराम शाह की आंखें खुशी के एहसास से नाम हुई, जबकि दिल इतनी तेज़ी से धड़का के बहराम शाह को अपनी कानों में गूंजता महसूस हुआ। तो दादी, इस महीने की 25 को रुखसती रखते हैं, आज 5 है, 20 दिन रहते हैं। आप इंतज़ाल से पूछकर हमें बता दीजिएगा ताकि फिर हम दो बेटियों के इस्तकबाल के लिए तैयारी शुरू कर दें। हलीमा बेगम ने मुस्कुरा कर कहा तो दादी ने मुस्कुराते हुए सर इस बात में हिलाया, जबकि मुकद्दस और कश्यप बेगम के अब तक ना आने पर दादी को यकीन हो गया कि वो दोनों इस वक्त हवेली से बाहर गई होंगी, वरना वो हलीमा बेगम के आने पर ववेला शुरू कर देती। नारंगी रंग के लॉन्ग फ्रॉक के साथ वाइट कैप्री और नारंगी रंग का ही दुपट्टा गले में लिए वो कैफ़े के कोने में बैठी नजरें खिड़की से बाहर नजर आते पहाड़ों के खूबसूरत मनाज़र पर टिकाए कॉफ़ी पीने में मसरूफ़ थी। सर्दियाँ शुरू होने वाली थी और इम्तिसाल सर्दियों की शॉपिंग के लिए शहर आई हुई थी। इम्तिसाल ने तो पलवशा को भी साथ आने के लिए इसरार किया, मगर इस लड़की ने फ़ौरन से इनकार कर दिया और इम्तिसाल के लाख मनाने पर भी आने पर राज़ी न हुई तो इम्तिसाल उससे नाराज़ होती अकेले ही शॉपिंग के लिए आ गई। वो अपनी सोचों में डूबी काफ़ी पी रही थी, जबकि कुछ फासले पर हथियार थामे खड़े उसके गार्ड्स कैफ़े में दाखिल होते बहराम शाह को देख जुज़-बुज़ का शिकार होते एक दूसरे की शक्लों की जानब देखने लगे। जब करीब आते बहराम शाह ने हाथ के इशारे और सख्त नज़रों से इन्हें वहाँ से 9-2-11 होने का इशारा किया तो उन्होंने पलट कर बाहर की दुनिया में गुम अपनी मालकिन को देखा कि शायद वही कुछ कह दे, लेकिन इम्तिसाल के ना पलटने पर वो सब मजबूरन बहराम शाह के इशारे पर वहाँ से हट गए
रुख दूसरी जानब किया वहाँ खड़े हो गए, लेकिन कैफे से बाहर जाने की गलती न की। अगर वो यहाँ बहराम शाह के हाथों से बच भी जाते तो अरमगान के हाथों इनकी मौत कन्फर्म थी। बाहर के मनाज़र खूबसूरत है, मगर इतने भी नहीं कि आप इनमें इस कदर खो जाएं कि मेरी मौजूदगी कोई महसूस ना कर सकें। अपना एक हाथ टेबल पर दूसरा चेयर पर रखते इम्तिसाल के कान के जानिब झुकते शिकवा कुनाल लहजे में सरगोशी की, तो इम्तिसाल खान ने झटके से चेहरे का रुख बदलते अपने दाएं जानब देखा तो धक से रह गई। हेज़ल अन्नी आँखों का गहरी स्याह रातों सी आँखों से तसादम इस कदर जानलेवा था कि इम्तिसाल को अपना दिल पसलियाँ तोड़कर बाहर आता महसूस हुआ। सांस रोके वह अपने चेहरे से कुछ इंच के फासले पर बहराम शाह के वजीह चेहरे को देख रही थी। बहराम शाह के चेहरे पर फैली खूबसूरत मुस्कुराहट देख इम्तिसाल को अपनी धड़कनें मुंतशिर होती महसूस हुई, जबकि दहकती सांसों की तपश से गाल तमतमा उठे। आप कैसे मतलब कब आए? खुश पड़ते होंठों को तर करते कुर्सी पर बैठे पीछे की जानब खिसकते हुए टूटे फूटे लफ्ज़ों में इस्तफसार किया, तो बहराम शाह ने होंठों का किनारा दांतों तले दबाए इम्तिसाल के माथे पर नन्ही नन्ही पसीने की बूंदों को देखा। तब जब आप इस खूबसूरती में खोई हुई थी, चेहरे से हाथ हटाते सीधे होते खिड़की से बाहर देखते और नोज़ शिकवा कुनाल लहजे में कहा, तो बहराम शाह के लहजे में जलन महसूस करते इम्तिसाल के होंठों पर मुस्कुराहट नहीं गई, जबकि सामने कुर्सी खिसकाकर बैठते बहराम शाह के चेहरे की मुस्कुराहट पाल में सिमटी थी। नारंगी रंग पहने ब्राउन बालों को दरमियान से मांग निकालकर दोनों तरफ में खुला छोड़े, गले में स्टार शेप का पेंडेंट पहने, हेज़ल हनी आँखों में काजल लगाए, लंबी घनी स्याह पलकों को मस्कारा लगाकर और दिलकश बनाया गया था। होंठों पर चॉकलेट ब्राउन लिपस्टिक लगाए हुए इसका तो खूबसूरत लग रही थी। वो पल में किसी का भी ईमान डगमगा सकती थी। नजरें इम्तिसाल खान के होश रुबा सरापे से हटाते बहराम शाह ने एक नज़र इतराफ़ में दौड़ाई तो कैफे में इस वक्त इक्का दुक्का लोग थे, और वो भी शायद कपल ही थे। नजरें इतराफ़ से होती खुद को नासमझी से देखती इम्तिसाल पर आकर रुकी, तो बहराम ने गुस्सा ज़ब्त करते अपनी मुठ्ठियाँ सख्ती से बेंचते कोनियाँ टेबल की सतह पर टिकाईं। मैंने कुछ कहा था तुमसे इम्तिसाल, सख्त नज़रों से इम्तिसाल को देखते हुए दबे दबे लहजे में गुरा कर कहा, तो पल में इम्तिसाल की मुस्कुराहट सिमटी। बहराम शाह की आंखों में सुर्खी उतरी देख इम्तिसाल को अपनी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट होती महसूस हुई। कुछ दिन पहले की वार्निंग याद आई तो इम्तिसाल को अपनी जान जाती महसूस हुई। पलवशा से नाराज़ होते वो तेज़ी से वहाँ से निकलती गाड़ी मान बैठी थी। चादर का ख्याल रस्ते में आया तो उसने ये सोचकर नज़रअंदाज कर दिया कि बहराम शाह वहाँ थोड़ी होगा जो उसे थोड़ी पता चलेगा, मगर अब बहराम शाह की आंखों में खून उतरते देख इम्तिसाल को अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ। वो हाँ बहराम वो मैं भूल गई। मुजरिमों की तरह सर झुकाए अपनी गलती का एतराफ़ किया, तो बहराम शाह ने होंठ भेजते अपने दाएं हाथ की उंगलियों को माथे पर फेरते इश्तियाल पर काबू पाने की कोशिश की। चादर औरत की इज्जत ढांपने के लिए होती है, उसे बुरी नज़रों से बचाती है। तुम कैसे भूल सकती हो, जबकि मैं तुम्हें चादर के बगैर हवेली से बाहर कदम रखने से मना कर चुका था। फिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई चादर के बगैर यहाँ तक आने की? दोनों हाथ टेबल पर टिकाए आगे झुकते गुरा कर कहा, तो इम्तिसाल की आंखें बहराम शाह के इस अंदाज पर पाल में नाम हुई। आंखों में तैरती नमी को अंदर उतारते बेयकीनी से बहराम शाह के सुर्ख पड़ते चेहरे को देखा। वो मोहब्बत करता था, मगर वो ये हक नहीं रखता था कि अपना गुस्सा इस तरह से इस पर उतारे। मिस्टर बहराम शाह, आपको कोई हक नहीं पहुँचता इस लहजे में मुझसे बात करने का। आज तक मेरे भाइयों ने मुझसे इस लहजे में बात नहीं की। अगर आप ये अपनी मोहब्बत की धौंस जमा रहे हैं तो नहीं चाहिए मुझे ऐसी मोहब्बत। इम्तिसाल की उंगली उठाकर सख्त लहजे पर बहराम शाह ने खामोश नज़रों से उसे देखा, जिसका चेहरा आंसू से भीगता जा रहा था। गुलाबी चेहरा पल में सुर्ख हुआ था, जिसे देखते बहराम शाह ने होंठ का किनारा दांतों तले दबाए इम्तिसाल के कपकपाते होंठों को देखा। अभी वो कुछ कहता कि इम्तिसाल झटके से अपनी जगह से उठती तेज़ तेज़ कदम लेती बाहर निकलती चली गई, जबकि बहराम शाह ने घने से बालों में हाथ फेरते खुद को कोसा। इम्तिसाल के मामले में वो अपनी नेचर से हटकर शिद्दत पसंद हो रहा था, और जब से दादी का जवाब सुना था तो लहजे में इस्तेहकाक ऊद कर आया था। पहले वो इसे मोहब्बत की नज़र से देखता था, मगर आज बहराम शाह ने इम्तिसाल खान को अपनी होने वाली बीवी की नज़रों से देखा था। वो ना चाहते हुए भी अपने लहजे पर काबू न पा सका। खुद को कोसते एक झटके में उठता लंबे लंबे डाक भरता वो इम्तिसाल के पीछे भागने के अंदाज में गया। इम्तिसाल सड़क पर तेज़ी चलती इम्तिसाल खान को भागते हुए पुकारा, तो इम्तिसाल के कदमों में तेज़ी दर आई। अब तुमने मुझसे दूर भागने की कोशिश की तो कसम खाकर कह रहा हूँ अभी और इसी वक्त किसी मस्जिद में ले जाकर निकाह पढ़वा लूँगा तुमसे, और फिर भागकर दिखाना मुझे। इम्तिसाल खान का बाजू थामते झटके से अपनी जानब मोड़ते सर उस पार लहजे में कहा। तो इम्तिसाल ने उनको तरम्मुम खोले बहराम शाह को देखा। और आपको क्या लगता है आप निकाह पढ़वाएंगे तो मैं निकाह पढ़ लूँगी बिना कोई सोचे समझे। आप जैसे शख्स को कबूल कर लूँगी जो पल में मुझे जलील कर देता है, नम लहजे में चिल्ला कर कहा। तो बहराम शाह ने गहरी नज़रों से इम्तिसाल खान की भीगी पलकों को देखा। दिल ने सार पसलियों से टकराते इन उठती गहरी पलकों की चिलमन को छूने की ख्वाहिश की।
तो बहराम शाह ने बुरी तरह डपटते सर झटका। मुझे सिर्फ लगता ही नहीं, मुझे यकीन है। होंठों पर दिलकश मुस्कुराहट सजाई। यकीन भरे लहजे में कहा। तो इमतिसाल ने सख्ती से होंठ बेचे। और जलील नहीं किया तुम्हें? अपनी इज्जत को भी कोई जलील कर सकता है? हक जताया था। अपनी मोहब्बत पर होने वाली शोर का इस्तेहकाक मुँह जोर होता ऊद आया था। महबूबा को बीवी के रूप में सोचते हर चीज़ से रकाबत महसूस हुई थी। पहलू में गिरे इम्तिसाल के हाथों को थामते चेहरा खुद की जानब गर्दन उठाए खड़ी इम्तिसाल पर झुकाए जज्बों से चूर लहजे में कहा। तो इम्तिसाल के दिल ने बेसाख्ता बीट मिस की। बहराम के शोर वाली बात पर उलझ कर देखा। तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए मांग ली है और अब मिसेस बहराम शाह बनने के लिए तैयार हो जाओ। खानम इम्तिसाल की आंखों में उलझन देख शौक लहजे में कहा। तो इम्तिसाल ने हैरत से बहराम शाह के मुस्कुराते चेहरे को देखा। और अगर मैं इस रिश्ते से इनकार कर दूं? अपनी हैरत पर जल्द काबू पाते अबरू उचकाकर कहा। तो बहराम शाह के होंठों पर पुरस्रार मुस्कुराहट रेंगी। और तुम्हारी इस बकवास पर अगर मैं तुम्हारी यही जान ले लूँ तो? इम्तिसाल के लहजे में दू बदू जवाब दिया। तो इम्तिसाल ने बेयकीनी से बहराम शाह की स्याह गहरी आंखों में देखा, जहाँ इस वक्त इम्तिसाल को सिर्फ और सिर्फ इसे पाने का जुनून और शिद्दत ही नज़र आ रही थी। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? लहजे को हत्तल इम्कान नॉर्मल रखते अपने हाथ छुड़वाने की कोशिश करते इस्तफसार किया। तो बहराम शाह ने फ़ौरन सर नफ़ में लाया। मैं सच बता रहा हूँ, कंधे उचकाकर जवाब दिया। तो इम्तिसाल की आंखों में एक दफ़ा फिर से नम हुई। आप मेरी जान लाने की बात कर रहे हैं बहराम? क्या आपके लिए मेरी जान इतनी अर्जा है कि अपनी राय ज़ाहिर करने पर आप मुझे जान लेने की धमकी दें? हाथ छुड़वाने की कोशिश तर्क करते भीगे लहजे में शिकवा किया। तो बहराम शाह ने संजीदा नज़रों से इम्तिसाल खान को देखा। मैं सिर्फ बात नहीं कर रहा, हकीकत बता रहा हूँ तुम्हें। तुम्हारी जान, तुम्हारी सांसों, तुम्हारे वजूद के सिवा दुनिया की कोई चीज़ मेरे लिए अहमियत नहीं रखती। और जब तुम इस जान को, इस वजूद को मुझसे दूर करोगी, किसी और के लिए इंसान सो इस जान और वजूद की हिफाजत करोगी, तो क्या फ़ायदा इस वजूद और जान के होने का? क्या फ़ायदा जब ये सांसें मेरी सांसों में शामिल नहीं हो सकेंगी, जब ये जान मुझ में शामिल होकर एक जान नहीं हो सकेगी, जब ये वजूद मेरी मोहब्बत के रंग में नहीं रंग सकेगा, मेरी शिद्दतों और मेरी खुशबू से नहीं महक सकेगा, तो इसका इस दुनिया में होना ही फजूल है। और किसी और के लिए होना तो नामुमकिन है। चेहरा इम्तिसाल के चेहरे पर झुकाए धीमे मगर पुरतपश लहजे में कहते इम्तिसाल की मदम चलती सांसों में गहरी सांस ली। तो इम्तिसाल को अपनी टांगों से जान निकलती महसूस हुई। अभी वो लड़खड़ा कर गिरती। बहराम ने बायां बाजू इम्तिसाल की कमर के गिर लपेटे उसे गिरने से बचाया। आप ऐसे तो नहीं थे बहराम। उसने इतने शिद्दत पसंद बहराम शाह की आंखों में देखते हुए कहा। तो बहराम शाह ने हल्के से माथा इम्तिसाल के माथे से टकराया। मैं ऐसा ही हूँ भी नहीं, मैं काम सा बंदा हूँ, लड़ाई झगड़ों, दुश्मनी और नफरतों से दूर, मोहब्बतों और रिश्तों में ज़िंदा रहने वाला। लेकिन तुम्हारे मामले में इन सब से हटकर हूँ। तुम्हें देखने और जानने के बाद मेरे जुनून में लम्हा इजाफा हुआ है। मेरे दिल ने तुम्हें सिर्फ खुद तक महदूद रखने की ज़िद की है। तुम्हें दुनिया से छुपाकर अपने सीने में छुपा लेने का जुनून है मुझे। मेरी ज़िंदगी में शामिल होकर तुम्हें किसी और किस्म की रोक टोक का सामना नहीं करना पड़ेगा। तुम हर मामले, हर फैसले में आज़ाद होगी, मगर तुम्हारे लिए जो मेरा जुनून है, इसे तुम्हें हर हाल में बर्दाश्त करना होगा। खुद को सिर्फ बहराम शाह तक महदूद रखना होगा। इनकार का जवाज़ नहीं और इकरार में ताख़ीर नहीं होनी चाहिए मेरी खानम। पूरे 20 दिन बाद तुम्हें अपनी बीवी के रूप में मिलूँगा। और अब मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ। चादर के बगैर हवेली से कदम बाहर रखा तो अपने कदम कब्र में रखने के लिए तैयार रहना। इमसाल के कान के जानब झुकते सरगोशी नुमा लहजे में कहते पीछे होते इमसाल का गाल थपथपाया। फ़ोन निकाल कर गार्ड्स को गाड़ी लाने का कहा और बुत बनी खड़ी इमसाल का हाथ थामते गाड़ी में बैठाकर दरवाज़ा बंद करते अपनी गाड़ी में बैठते ड्राइवर को गाड़ी स्टार्ट करने का इशारा किया। इम्तिसाल की गाड़ी हवेली के अंदर दाखिल हुई तो बहराम शाह ने गहरी सांस लेते अपनी गाड़ी का रुख शाह हवेली की जानिब किया। शाह जी वो छोटे खान, मेरा मतलब है अरमगान खान आए हैं। बहराम शाह जो इम्तिसाल की हवेली दाखिल होने के बाद डेरे पर आकर हिसाब किताब देख रहा था, मुलाजिम के पैगाम देने पर रजिस्टर बंद करता उठ खड़ा हुआ। आने वाले शख्स कोई आम तो नहीं था। जिस कदर वो शरारती था इस कदर ही वो सबका लाडला था। न जाने क्या कशिश थी इस मगरूर शहजादे में, सब इसकी जानब खींचे चले आते थे। इसकी शरारती आंखों की चमक और चेहरे की मासूमियत किसी का भी दिल मोम कर सकती थी और अपनी इस खूबी से वो बखूबी वाकिफ था और इसका भरपूर फ़ायदा उठाते वो हवेली वालों के साथ साथ गाँव वालों को बेवकूफ़ बना जाता था। जबकि कभी जरगाम और कभी आए से उसकी मासूम शक्ल देखते उसकी अर्ज़ियत पूरी कर देते थे। दुश्मनी की दीवार खड़ी होने के बावजूद इनका दिल छोटे खान के लिए इतना ही नरम था जितना कि इस नन्हे से वजूद को पहली बार हाथों में लेते वक्त था। और अब तो बहराम शाह को छोटा खान पहले से और ज़्यादा अजीज़ हो गया था। बहराम शाह कमरे से निकलकर बाहर गेट की तरफ आया था। अरमगान को सफ़ेद शलवार के साथ नीला कुर्ता जिसकी हसीनों कोनियों तक फोल्ड किए था पहने, आंखों पर सन ग्लासेस लगाए, जीभ के साथ टेक लगाए खड़े देख होंठों पर मुस्कुराहट रेंगी। शुक्र है मेरी किस्मत में शरारती मगर मासूम साला लिखा है, वरना हदायक शाह को देखते तो मुझे इसके हाल पर तरस ही आता है।
अरमगान खान को अपनी जानब आते देख दिल में शुक्र अदा करते हुए कहा और कदम अरमगान खान की जानिब बढ़ाए। छोटे खान, आज कैसे हमारे गरीब खाने को रौनक बख्शने का सोच लिया? अरमगान खान को ज़ोर से गले लगाते, पीठ थपथपाते हुए मुस्कुराते लहजे में कहा। तो अरमगान खान का मद्दम कहकर फिजा में गूंजा, अल्लाह गरीब खाना अल्लाह सबके नसीब में, ऐसा गरीब खाना अल्लाह सबके नसीब में करे। सन ग्लास उतार कर हाथ में पकड़ते शौक लहजे में कहा। तो अरमगान खान के जवाब पर बैराम शाह का कहकर बेसाख्ता था, आमीन। तुम मुझे बता देते यार कि आने वाले हो, तो फिर मैं खान के लिहाज से खाने में अच्छा सा इंतजाम कर लेता। अरमगान खान के कंधे पर बाजू फैलाते अंदर की जानब कदम बढ़ाते हुए कहा। तो अरमगान खान ने मुस्कुराते हुए सर नफ़ी में हिलाया, आप मोहब्बत से जो भी खिला देंगे ये खान अपनी खुशकिस्मती समझकर खा लेगा। सीने पर हाथ रखते थोड़ा झुकते हुए कहा। तो बैराम ने मोहब्बत से अरमगान खान के कंधे पर थपकी देते सोफ़े पर बैठने का इशारा किया। 20 मिनट में खाने का इंतज़ाम करो और दुम्बा लाजमी हो इसमें, तब तक चाय पानी भेजो। मुलाजिम को खाने का कहते बैराम शाह मुकम्मल अरमगान खान की जानिब मुतवज्जो हुआ, जो टांग पर टांग रखे सोफ़े की पुश्त पर बायां बाजू फैलाए, जबकि दूसरे हाथ से मोबाइल में मसरूफ़ था। और कैसी जा रही है तुम्हारी ड्यूटी? बैराम शाह के पूछने पर अरमगान खान ने मुस्कुराते हुए मोबाइल सामने टेबल पर रखा। कैसी ड्यूटी? जुल्म हो रहा मुझ मासूम पर। गलती इन दोनों आदमियों की थी कि रात के पिछले पैर बाइक लिए गाँव की गलियों में घूम रहे थे और चेहरे भी छुपाए हुए थे, तो होगी गलतफहमी मुझे और लगा दी मैंने उन्हें 2-3। तो वो तो बाद में पता चला वो पहरा दे रहे थे। अब पिछले 15 दिन से टेढ़े और खेतों पर ड्यूटी लगाई हुई है दादी ने मेरी। चेहरे पर मासूमियत सजाए आंखें पटपटाते हुए कहा। तो बैराम शाह को अपना कहकर जब्त करना मुश्किल हो गया। महीना पहले गांव में काफ़ी चोरियां होना शुरू हो गई थी। इनमें से एक शख्स जिसकी चोरी हुई उसका कहना था कि 3 नकाबपोशों ने उसे खेतों की जानब घेर लिया था। तो तब जरकाम ने रात के वक्त गांव की गलियों और खेतों की जानब पहरेदारों को तैनात किया था, जिसके बाद चोरी जैसा वाक़या दोबारा नहीं हुआ। जहाँ तक मुझे मालूम पड़ा था वो बाइक वाले तुम्हारे ही तैनात किए गए आदमी थे और इन 2-3 नहीं इतनी लगी थी कि वो 2 हफ्ते हॉस्पिटल रहे थे। होंठों पर मुट्ठी रखकर मुस्कुरा रोके संजीदा लहजे में कहा। तो और मकान खान की शक्ल ऐसी हुई जैसे कड़वा बादाम मुंह में डालियो आँ थे, लेकिन अब बंदे को शक्लें भूल भी तो जाती हैं। और वैसे भी मैंने बताया था ना, उन्होंने मुंह छुपाए हुए थे। गुस्से और अंधेरे में क्या पता लगता कि कितनी लग रही हैं। उन्हें छोड़िए, ये बताएं कि आप आजकल कुछ ज़्यादा मसरूफ़ नहीं हो गए? मैं पहले भी आया था, तब आप शहर गए हुए थे, सब खैरियत? वो लड़ने झगड़ने के बहाने ढूंढता था, मगर इतना भी जालिम नहीं था कि अपने शौक़ के पीछे किसी गरीब को हॉस्पिटल पहुँचा दे। इन 2 आदमियों ने खेतों में काम करती औरत के साथ बदतमीज़ी की थी, जिस पर वो औरत डेरे पर अरमगान खान के पास शिकायत लेकर आई थी और गुजारिश की थी कि ये बात वो किसी को ना बताए, वरना इसकी बदनामी होगी, क्योंकि गांव में ऐसी बातों का पतंगड़ बनते देर नहीं लगती। इसलिए अरमगान खान ने रात पहरा देते वक्त उनकी अच्छी खासी तबीयत साफ़ की थी। उन्हें चोरों पर नज़र रखने की जिम्मेदारी दी गई थी, मगर वो तो इज्जतों के लुटेरे बनने जा रहे थे। हाँ, वो छोटी ने शादी के लिए हाँ कर दी है, तो इसी सिलसिले में लड़का दूर ख़ानदान में जाने वालों में से ये 1 साल पहले बात चली थी, तो मैंने लड़के के बारे में इन्फॉर्मेशन लिखवाई थी, लेकिन वो साल पहले की बात है। यहाँ सेकंड में दुनिया बदल जाए, इंसान बदलने में कौन सा देर लगती है? बस मालूमात मिल जाए तो निकाह की रस्म होगी। नजरें अरमगान खान के चेहरे पर टिकाए सादा लहजे में बताया। मगर अपनी बात पर अरमगान खान के सुर्ख पड़ते चेहरे को देखा भी बैराम शाह कुछ कहा था। मोबाइल पर मैसेज की नोटिफिकेशन की जाने मुतवज्जो हो गया, जबकि सलवा शाह की हाँ के बारे में सुनते अरमगान खान को अपना खून खोलता हुआ महसूस हुआ। चेहरा गुस्से की ज़्यादती के बायस पाल में खून छलकाने वाला हो गया। लाख कोशिश के बावजूद भी जब वो खुद पर जब्त ना कर पाया तो झटके से अपनी जगह से उठते आंखों पर सन ग्लासेस लगाए कि बैराम शाह ना को सुर्खी देखकर दिल का हाल न जान ले। टेबल से अपना फ़ोन उठाते हुए झटके से वहाँ से निकलने के लिए मुड़ा था। क्या हुआ छोटे खान? यार बैठो तो सही, कुछ देर खाना आने वाला होगा। और मकान खान को उठते और बाहर की जानब बढ़ते देख बैराम शाह ने मोबाइल रखते जल्दी से उसकी जानब बढ़ते हुए कहा। तो अरमगान खान ने मुट्ठियाँ भेजते गहरी सांस लेते खुद को पुरसुकून करने की कोशिश की। लाला, वो एक काम याद आ गया था। दरगाम लाला भाभी के साथ गए हुए हैं, अगर मैंने भी काम ना किया तो देर हो जाएगी और मैं नहीं चाहता देर हो। बैराम शाह को गले लगाते पर इसरार लहजे में कहता, बिना बैराम शाह की एक भी सुने लंबे लंबे टाँक भरता वहाँ से निकलता चला गया। जबकि बैराम शाह ने पुरसोच नज़रों से धूल उड़ाती दूर जाती अरमगान खान की जीप को देखा। गने से आबालों में हाथ फेरते पलट कर कदम अंदर की जाने बढ़ाए। साला और बीवी दोनों ही जज्बात थीं। मुंह में बड़बड़ाते सोफे पर ढहकर आंखें मूंद ली। अगर ये बात यहाँ से बाहर गई कि मैं यहाँ आया था, यकीन मानो जहाँ नज़र आए वहीं जिंदा दफन कर दूंगा। जीप को स्कूल की पिछली गली के करीब रोकते गार्ड्स को सख्त लहजे में बावर करवाते कदम स्कूल के पीछे बने ग्राउंड की जाना बढ़ाए। ग्राउंड में दाखिल होकर इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई तो दूर दूर तक वहाँ कोई नहीं था। कुछ कदम पीछे होकर भाग कर जंप लगाते दीवार पर फलांगते वो स्कूल में दाखिल हो चुका था। वो गेट की जानब से इसलिए नहीं आया क्योंकि वहाँ
खड़े गार्ड्स बहराम शाह के वफादार थे। दूसरों को तो डरा धमका कर वो चुप करवा सकता था, लेकिन उनके बारे में जानता था वो बहराम शाह से कभी झूठ नहीं बोलेंगे और वैसे ज़रूर बता देंगे कि अरमगान खान को स्कूल आया था। लड़कियों के स्कूल में उसका क्या काम हो सकता था? वो कोई बहाना भी नहीं बना सकता था। वैसे तो स्कूल से 2 बजे छुट्टी होती थी, लेकिन अब बच्चों के मिर्ज होने वाले थे तो बहुत सारा काम था, जिसे वो हवेली ले जाने के बजाय यहीं ख़त्म करके जाती थी, क्योंकि समरीन बेगम का कहना था कि वो स्कूल का काम वहीं ख़त्म करके आया करे और फिर हवेली जाकर उसका वैसे भी काम करने का दिल नहीं करता था। और अब 3:30 का वक्त हो रहा था। वो ऑफिस में बैठी पेपर्स का शेड्यूल बना रही थी कि तभी धार से दरवाज़ा खुलने पर अपनी जगह से उछलकर खड़ी हुई। नज़रें सामने उठी तो अपने सामने से और खून छलकाती आंखों से खुद को कहर भरी नज़रों से घूरते अरमगान खान को देखते धक से रह गई। उसे की जाती से फूली सांसें और पठानी नकूश में गुली सुर्खी देख सलवा को अपनी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट होती महसूस हुई। सफ़ेद कलियों वाली फिराक के साथ गुलाबी दुपट्टा गले में पहने, ब्राउन घने बालों को चुटिया में कैद किए, जिसकी आवारा लिटरी चेहरे के गिर्द हाला किए हुई थी। ग्रे आंखों में खौफ और बेयकीनी लिए वो अपने सामने आतिशफ़िशां बने अरमगान खान को देखती पल के लिए साकत हुई थी। ये क्या बदतमीज़ी है? तुम अंदर कैसे? दरवाज़ा क्यों बंद कर रहे हो? अरमगान खान को ऑफिस का दरवाज़ा लॉक करते देख सलवा ने चिल्लाते हुए कहा तो अरमगान खान ने पलट कर कहर भरी नज़रों से सलवा शाह को देखा कि सलवा को अरमगान खान की नज़रें अपने वजूद से आर पार होती महसूस हुई। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई थी? सलवा शाह कहा भी था कि ऐसा कुछ मत करना, तो फिर हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? दरवाजे से आगे कुछ फासले पर पड़ी चेयर को उठाते शीशे के टेबल पर मारते धारते हुए कहा तो ऑफिस की फिजा में धमाके सी आवाज़ गूंजी, जिसमें सलवा शाह की चीख दब कर रह गई। होंठों पर हाथ रखे ग्रे आंखों में आंसू लिए सलवा ने बेसाख्ता कदम पीछे लिए, जबकि अरमगान खान पल में ऑफिस का नक्शा बिगाड़ चुका था। चेयर को उठाकर दीवारों में मारता शेल्फ पर सजी ऑफिस को नीचे गिराता सलवा के आसान खता कर चुका था। कानों पर हाथ रखती दीवार से टेक लगाए वो फटी आंखों से अरमगान खान के जनूनी रूप को देखती वहीं बैठती चली गई। जब तोड़ने के लिए कुछ ना बचा तो दीवार पर पूरी शिद्दत से मुक्का मारते पलट कर खूनशाम नज़रों से सलवा शाह को देखा, जिस पर सलवा शाह को अपनी रूह फना होती महसूस हुई। वो बदला लेने के चक्कर में खान को छेड़ तो चुकी थी, मगर उसे अंदाज़ा नहीं था कि वो किस सर फिरे शख्स से उलझने जा रही है। अब जख्मी शेर की तरह दहाड़ते और सब तबाह करते देख सलवा को शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हुआ था। उसे कभी उम्मीद थी वो इस तरह सामने आ जाएगा। वो तो बस उसे तंग कर रही थी, लेकिन वो तो जान लेने के दर पे आ गया था। जितनी बहादुरी थी वो अरमगान खान की खून छलकाती आंखें देकर ही हवा हो चुकी थी। लंबे लंबे दाग भरता कांच के टुकड़ों को मुँह तल्ले रोनता वो पल में आतिशफ़िशां बना टेबल के दूसरी जानब सलवा शाह के सर पर आन पहुंचा, जिसे महसूस करते सलवा शाह ने सख्ती से अपनी आंखें मीच ली। मगर वो जो इस वक्त गुस्से में पागल हो रहा था, अपनी मोहब्बत सामने वाले की खूबसूरत मासूम सूरत देखकर भी संग दिल बनता, जो कर सलवा शाह की गर्दन अपनी आन निगरत में लेता, जबकि दूसरे हाथ से बाजू को दबोचे झटके में अपने रूबरू खड़ा कर चुका था। हाँ, कैसे की सलवा शाह? कैसे किसी दूसरे के मर्द को मेरी जगह देने का सोचा? सलवा शाह की गर्दन पर दबाव बढ़ाते जख्मी शेर की तरह धारते हुए कहा तो सलवा शाह ने अपनी गर्दन छुड़वाते हिचकों से रोते नफ़ी में सर लाया। मुझे तकलीफ़ हो रही है, सांस नहीं आ रही। अरमगान प्लीज़। बिन पानी के मछली की तरह तड़पते अरमगान खान का हाथ अपनी गर्दन से हटाने की कोशिश करते टूटे फूटे अल्फाज में कहा तो अरमगान ने गर्दन गिरफ्त सख्त करते झटके से पलटते सलवा को टेबल पर धक्का देते उसके संभलने से पहले दोनों हाथ उसकी इतराफ़ में रखते सलवा शाह पर झुकाया। तकलीफ़ तो बहुत छोटा सा लफ्ज़ है इसके सामने, जो मैंने महसूस किया सलवा शाह। और याद है ना मैंने क्या कहा था? महबूब आपका ना हो तो खुद कभी नहीं रहना चाहिए। सलवा के जबड़े को हाथों में दबोचे पर इसरार लहजे में गुराते हुए कहा। सलवा शाह ने रोते हुए तड़प कर अरमगान खान को देखा। नहीं अरमगान, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बात सुनो। अरमगान खान को पीछे की जानब धकेलने की कोशिश करते टूटे फूटे लफ्ज़ों में कहने की कोशिश की तो अरमगान खान ने अपना हाथ सख्ती से सलवा शाह के कपकपाते होंठों पर रख दिया। एक लफ्ज़ नहीं, वरना पल नहीं लगाऊंगा तुम्हारी जान लेने में। हेज़ल हनी खून कर हल्काती आंखों को गुरे आंखों से आंसू से तर आंखों में गाड़ते एक लफ्ज़ चबा कर कहा तो सलवा शाह की आंखों से लड़ियों की मानत बहते आंसू अरमगान खान के हाथ पर आन ठहरे। मुझे सिर्फ इतना जानना है, मेरे मना करने के बावजूद हिम्मत कैसी हुई किसी और के लिए हाँ करने की? क्या सोचकर हाँ की तुमने सलवा शाह? दोनों बाजुओं से थाम कर खड़ा कर दे, पलट कर दीवार से पिन करते दोनों इतराफ़ में हाथ रख दे सलवा के चेहरे पर झुकते दबे दबे लहजे में घुरा कर कहा तो अरमगान खान की दाढ़ पर सलवा को अपने कानों के पर्दे फटते हुए महसूस हुए। आंसुओं से भीगी खमदार पलकों की झालर को उठाते बेबस नज़रों से खुद पर झुके अरमगान खान को देखा, जो सलवा के देखने पर चेहरा मज़ीद करीब ले आया था कि अब सलवा खान को अरमगान खान के गुस्से की ज़्यादती से तेज़ दहकती सांसों की तपश अपने सांसों में शामिल होती महसूस हुई तो सलवा ने चेहरे का रुख बदलना चाहा, जिसे अरमगान खान नाकाम बना चुका था। ये कभी मत करना सलवा बीबी, अपनी गलतियों में कभी गलती से भी इस गलती को शामिल ना कर लेना।
सलवा के बालों को अपनी मुट्ठी में दबोचे सर्द स्पाट लहजे में कहा। तो सलवा शाह ने शिकवा कुनार नज़रों से अरमगान खान को देखा। तुम मुझे तकलीफ़ दे रहे हो अरमगान खान, मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी इसके लिए, भीगे लहजे में चिल्ला कर कहा। तो अरमगान खान के होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट रेंगी। यकीन मानो, अगर तुमने अगले 2 सेकंड में मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए दुनिया की तकलीफ़ से आज़ाद कर दूँगा। और कसम ले लो, मुझे रत्ती बराबर भी अफसोस नहीं होगा। तुम्हें किसी और का होते देखने से कब्र में उतरता देखना मेरे लिए काफ़ी हद तक आसान होगा। और फिर रोज़ फजर के बाद फातिहा पढ़ने आया करूँगा। अंगूठे के फूलों से सलवा के रुखसारों से आंसू चूमते स्पाट लहजे में कहा। तो सलवा को अपनी सांसें रुकती महसूस हुई। मैं तुम्हें तकलीफ़ देना चाहती थी मम्मा, मुझे पता था ये बात तुम तक पहुंचेगी और फिर तुम्हें भी वही तकलीफ़ होगी जो मुझे हुई थी। तुम्हें पता चले कि महबूब को खो देने का एहसास किस कदर जानलेवा होता है। अरमगान खान के कुर्ते को मुट्ठियों में दबोचते चिल्लाते हुए कहा। तो अरमगान खान ने अपनी जलती आंखों को पल के लिए बंद करके खोलकर फूट फूट कर रोती सलवा शाह को देखा। तुम्हें पता है, अगर ये बात तुम्हारे भाई की जगह कोई और बताता तो अरमगान खान तुम्हारे पास आने से पहले उसे कब्र में उतार कर आता। जज्बात से आरी लहजे में कहता वो पल के लिए सलवा शाह को साकत कर दिया। अपने इस छोटे से दिमाग से ये गलतफहमी निकाल दो कि तुम मुझे जेलस करने या तकलीफ़ देने के लिए ऐसा कुछ करोगी तो मैं जलता कुड़ता या कमरे में बैठे इस तकलीफ़ पर रोता रहूँगा। तुमने आइंदा ऐसा किया तो मैं इस दुनिया को आग लगा दूँगा और मेरी जान तुम्हें अपने हाथों से इस आग में झोंकूँगा। अंदाज़ा तो तुम्हें वैसे हो ही गया होगा। ऑफिस की बिखरी हालत की तरफ इशारा करते क्या लगा कर रहता वो सलवा को कोई जुनून ही लगा। अगर लोग इस सरफिरा खान कहते तो ठीक ही कहते थे, वो इस नाम पर पूरा उतरता था। तुम्हें तो मुझसे मोहब्बत है ना? नजरें अरमगान खान के खूबरू चेहरे पर टिकाए सपाट लहजे में संसार किया। तो अरमगान खान ने संजीदा नज़रों से सलवा शाह के चेहरे को देखा। अपने हाथ दोबारा से दीवार पर टिकाते गहरी नज़रों से सलवा शाह के स्पाट चेहरे को देखा। मोहब्बत? किसने कहा मुझे तुमसे मोहब्बत है? तुमने सोच भी कैसे लिया कि अरमगान खान तुमसे मोहब्बत कर सकता है? अरमगान खान के कहने पर सलवा ने हैरत से उसकी आंखों में देखा। अगर मोहब्बत नहीं थी तो क्या वो दुश्मनी की वजह से सब कह रहा था? सलवा को अपनी सांसें रुकती महसूस हुई, मगर अरमगान खान के अगले अल्फाजों पर सलवा का दिल बेसाख्ता धड़का था। जो हर कोई कर ले अरमगान खान वो नहीं करता। मोहब्बत अरमगान खान का म्यार नहीं, तुम जुनून हो अरमगान खान का, इश्क बनकर रगों में दौड़ती हो। तुम्हारी इन कांच सी आंखों में अपना अक्स देखकर मेरा दिल धड़कना भूल जाता है और जब तुम इन होठों से मेरा नाम लेती हो ना, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे कानों में रस घोल दिया गया हो और तुम्हारे वजूद से उठती ये खुशबू मुझे बहकने पर मजबूर करती है। तुम्हें जब से छुआ है तब से मेरे दिल में इस वजूद की नरमाहट और मैं जज्ब होने के लिए पागल हो रहा हूँ। तुम्हारा हुस्न मुझे इस कदर दीवाना बना रहा है कि मेरा दिल चाहता है दुनिया की सारी रवायतों को तोड़कर तुम्हारे वजूद के पूर को अपनी मोहब्बत के बारे से भिगोकर महका दूँ। तुम्हारे वजूद पर अपनी जुनूनियत की छाप इस तरह छोड़ दूँ कि जिसे देख तुम्हें मेरी शिद्दतें कभी ना भूलें। तुम्हारे करीब आऊँ तो तुम्हें हया से मुझ में सिमटती जाओ। सर लहजे में कहते लहजा खुद बखुद बोझ जैसा होता चला गया। गंभीर लहजे में सरगोशियाँ करते हुए सलवा शाह की जान लबों पर ले आया था। अरमगान प्लीज़ चुप कर जाएं वरना मेरा दिल बंद हो जाएगा। अरमगान खान के सीने पर दोनों हाथ रखते पीछे की जानिब धक्का देते हुए कहा। तो अरमगान खान जो मदोश आंखें बंद की अपनी जज्बात बता रहा था, अपनी बेख्तियारी पर खिज्जल होता बालों में हाथ फेरता कुछ कदम के फासले पर खड़ा हो गया। जिस तरह इस रिश्ते के लिए हामी भरी है ना, इसी तरह इस रिश्ते से इनकार करोगी। जज्बात पर काबू पाते सर लहजे में कहा। तो सलवा शाह ने नजरें उठाकर अरमगान खान को देखा। वो जो कुछ देर पहले अच्छा खासा धमका चुका था, अब अपने इज़हार के बाद सलवा शाह को फिर से शह दे चुका था। मारना है ना मार लो, मगर मैं इनकार की सूरत नहीं करूँगी। अरमगान खान की आंखों माँ के डाले होंठों पर मुस्कुराहट सजाए आईब्रो उठका कर कहा। तो अरमगान खान ने जबड़े बीनकर खुद पर काबू किया। इतना तो वो जान गया था कि ये बेवकूफ़ी और हिम्मत का मुजाहरा उसकी अपनी बेवकूफ़ी की वजह से हो रहा है। तभी उल्टे कदम पीछे हुआ तो सलवा ने नासमझी से अरमगान खान को देखा। अभी वो कुछ समझती कि अरमगान खान ने झटके से कमर पर बंदी पिस्टल को निकाल कर अपनी कनपट्टी पर रखा। जैसे देखते सलवा के चेहरे की हवाइयाँ पल मौड़ी थी। तुम इनकार नहीं करोगी? आईब्रो उचकाकर सपाट लहजे में कहा। तो सलवा शाह ने बेबसी से इस सरफिरी शख्स को देखा। हेजल अन्नी आंखों को सलवा शाह के ग्रे आंखों में गाड़े ट्रिगर पर दबाव बढ़ाया तो सलवा शाह ने आगे बढ़ते अरमगान खान के हाथों से पिस्टल पकड़ते दूर उछालते पूरी शिद्दत से अरमगान खान के गाल पर थप्पड़ रसीद किया। तो ऑफिस की खामोश फिजा में अरमगान खान का दिल कश कहकर गूंजा। तुम घटिया इंसान, कभी माफ़ नहीं करूँगी तुम्हारी इस घटिया हरकत के लिए। कभी भी सुना तुमने? कभी भी नहीं सुना तुमने? हाथों में सर गिराए ज़मीन पर बैठते फूट फूट कर रोते हुए कहा। तो अरमगान खान ने कंधे उठकाकर मासूमियत से आंखें पटपटाते हुए सलवा शाह को देखा। तुम्हें पता है आबादी में रोज़ बरोज़ कैसे इजाफा हो रहा है? अरमगान खान की बेतुकी और बेमौका बात पर सलवा शाह ने हैरत से सर उठाकर अपने सामने घुटनों के बल बैठे अरमगान खान को देखा, जो होंठ का किनारा दांतों तले दबाए शौक नज़रों से सलवा को देख रहा था। यहाँ बेबी प्लानिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, रूट ने मनाने के चक्कर में ही लाइन लग जाती है। तो मुझे माफ़ ना करना, मैं तुम्हें मनाता रहूँगा
और तुम्हारे मानने के चक्कर में देखना इंशाल्लाह हमारी भी 2-3 लाइन्स तो लग ही जाएंगी। और अगर अल्लाह तुम्हें ज़िंदगी दे तो हम बाद में प्लानिंग भी कर लेंगे। मासूमियत से आंखें पटा कर कहता। सलवा को इस वक्त जहर से भी बुरा लगा तो अरमगान खान की बकवास का जवाब दिए बगैर चेहरे का रुख बदला। तो अरमगान खान की नज़रें गुलाबी कालों से होती दूध या गर्दन पर अपनी उंगलियों के सोख निशानात पर आईं तो दिल में मलाल बढ़ा। हवेली जाओ, मेरा मुलाजिम ये सब सेट कर देगा। एंड सलवा की कुर्सी से चादर उठाकर लाते, सलवा को बाजू से थामकर अपने रूबरू खड़े करते, चादर उड़ाते, नरम लहजे में कहा। जुमला अधूरा छोड़ा तो सलवा ने शिकवा कुनान नज़रों से अरमगान खान को देखा। दोबारा ऐसे मत करना सलवा, इस बार तो तुम पर गुस्सा उतार लिया क्योंकि मोहब्बत का मान था। दोबारा ऐसा करोगी तो मुझे लगेगा तुम्हें मुझसे सच में मोहब्बत नहीं, मेरे लफ्ज़ों एहसासात की कोई अहमियत नहीं। फिर गुस्सा उतारने शिकवा करने तुम्हारे पास नहीं होगा। बहुत दूर चला जाऊँगा ना पलट कर आने के लिए। गर्दन पर मौजूद सोर निशानों पर हाथ की पुष्प फेरते, नरम नजरें झुकाए, सरगोशी नुमा लहजे में कहते बिना सलवा को बोलने का मौका दिए। सलवा की कलाई थामते कदम बाहर की जानिब बढ़ा दिए। आई एम रियली सॉरी खान की जान। ऑफिस से बाहर निकलते सलवा को गेट से कुछ फासले पर छोड़ते गंभीर लहजे में सरगोशी करते झटके से पलट कर दीवार फलांगता ग्राउंड में उतर गया। जबकि सलवा शाह ने बुरी तरह लब को चलते हाथ की पुष्ट से आंखों से बहते सयाल को साफ किया। हवेली में इस वक्त दादी और परवश के अलावा कोई नहीं था। सारे काम काज करने के बाद वो बुलाई से हवेली में फेर रही थी। दादी भी दोपहर का खाना खाकर सो चुके थे। जरगाम और अकीदत जंगल गए थे और अरमगान सुबह से काम का गया निकला अभी तक नहीं लौटा था। कश्फ और मुकद्दस बेगम किसी दोस्त से मिलने गई थी और इम्तिसाल तो शॉपिंग पर गई थी। अब हवेली में अकेले पागलों की तरह फिरते परवश को रह रहकर खुद पर गुस्सा आ रहा था कि क्यों उसने जाने से इनकार किया। सीने में चढ़ते अपने कमरे की जानब जाती, वो बस रो देने को थी। बुरी तरह लब को चलते आंसुओं को पीछे धकेलते कमरे के दरवाजे के करीब पहुंचकर गहरी सांस फिजा के सपुर्द करते, सर झटक कर दरवाज़ा खोलते, कदम अंदर रखे। कमरे में दाखिल होते ही नतनों से जानी पहचानी खुशबू टकराई तो परवश ने चूक कर सर उठाकर इर्द निगाह दौड़ाई। निगाह दौड़ाते उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का महसूस करके परवश को अपना सांस सीने में अटकता महसूस हुआ। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पर परवश ने झटके से पलटना चाहा मगर पीछे खड़े वजूद ने अपनी फुर्ती से आगे होते परवश को बाजू को अपनी सख्त गिरफ्त में लेते कमर पर अपने हाथ में कैद करते दूसरा हाथ सख्ती से परवश खान के होंठों पर सबत किया तो इस कदर सख्त गिरफ्त पर परवश खान बिन पानी के मछली की तरह तड़प गई। कुछ पल पहले अपने गिर्द फैली खुशबू को महसूस करते दिल धड़क उठा था और अब इस अचानक अवतार पर दहल गया था। वो सब कुछ बुलाई अपनी इज्जत के खो जाने के एहसास से तड़प उठी थी। नीली मोटी आंखों में पल में नमी उतरी थी। बुरी तरह झटपटाते वो खुद को इस आनी गिरफ्त से आज़ाद करवाने की तगोदो में थी। जबकि परवश खान की मज़ामत को देखते पीछे खड़े वजूद के नाबी लबों पर मुस्कुराहट रेंग गई। परवश का मज़ामत करता वजूद साकत और तब हुआ जब पीछे खड़े वजूद की दहकती सांसों की तपश को अपने कान की लौ पर महसूस किया। अभी वो कुछ समझती कि पीछे खड़े वजूद ने नरमी से अपने होंठों से कानों की लौ को छूते अपने होंठों तले दबाया तो कई बागी आंसू पलकों की बार तोड़ते होंठों पर रखे हाथ पर गिरे। पीछे खड़े वजूद के हाथ से रखते हुए पेट पर आकर बंधे तो परवश को लगा वो सांस नहीं ले पाएगी। अपने वजूद में हिम्मत जमा करते पूरी ताकत लगाकर आसार को तोड़ना चाहा मगर गिरफ्त पहले से भी ज़्यादा सख्त हो गई थी। होंठों का जानलेवा लम्स कान से गुप्ता गर्दन पर रक्स करने लगा तो कमरे की खामोश फिजा में परवश खान की हिचकियाँ गूंजने लगी। छोड़ो मुझे घटिया इंसान, मेरे लाला तुम्हें जान से मार देंगे। हाथ पाँव मारते चिल्लाते हुए कहा तो पीछे खड़े वजूद ने सीधे होते सख्त नज़रों से अपने आसार में झटपटाती परवश खान को देखा जो अब अपने गिर्द लिपटे बाजू पर झोंकर दांत गाड़ चुकी थी। अपनी पूरी ताकत लगाकर भी जब इस बाजू को हटा न सकी तो अपने दोनों हाथ पीछे किए। पीछे खड़े शख्स का मुंह नोचना चाहा तो पीछे खड़े शख्स ने अपनी गिरफ्त इतनी सख्त की कि परवश को अपनी हड्डियाँ चटकती महसूस हुई। पर प्लीज़ छोड़ दो, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है मुझे छोड़ दो, मैं शादीशुदा हूँ। परवश खान की आखिरी बात पर पीछे खड़े शख्स ने उनका किनारा दांतों तले दबाते झोंककर कंधे पर हल्के से दांतों का दबाव डाला तो परवश इस गुस्साखी पर तड़प उठी। हदायक अपनी बेबसी पर चीख कर इस सितमगार को पुकारा तो पीछे खड़े शख्स ने झटके से परवश खान का रुख बदलते उसे अपने सीने में बेच लिया। हुक्म माई शाइनिंग स्टार, वो जो इस अचानक अवतार पर बोझंगा रह गई थी। अपने कानों में सोई सरगोशी को सुन अपनी जगह मुंजमद हो गई। आंखों से आंसू लड़ियों के मानद चेहरे को भिगोते गर्दन में जज्ब होने लगे कि हदायक शाह ने नरमी से परवश खान को कंधों से थापकर अपने रूबरू करते परवश का खूबसूरत आंसू से तार चेहरा हाथों में भरा। मुझे लगा मेरी बीवी मेरी आर्ट से मेरी खुशबू से मुझे पहचान लेगी, इसीलिए बस थोड़ा सा तंग करने का सोचा मगर यहाँ बीवी पहचानने के बजाय मुझे घटिया जैसे अलकाबाज से नवाजती अपने भाई की धमकी देने लगी। मुझे पुकारने में तो बहुत देर कर दी। हालांकि सबसे पहले मेरा ही ख्याल परवश के आंसू को अपने होंठों से चुनते शिकवा को नाला जी में कहते शिद्दत से अपने होंठ गाल पर सबत करते अपनी बात मुकम्मल करता
कि परवश शाह ने दोनों हाथ सीने पर रखते हदायक शाह को खुद से दूर किया, जिस पर हदायक शाह ने नासमझी से परवश शाह की जानब देखा। अभी वो समझता कि परवश शाह का हाथ बेख्तियार उठा और हदायक शाह के कान पर निशान छोड़ता चला गया। मुठियाँ बेंचे हदायक शाह ने सख्ती से आंखें मीच कर खोलते सुर्ख आंखों से अपने सामने थर थर कांपती परवश शाह खान को देखा। मस्टर्ड कलर के फ्रॉक के साथ गुलाबी अच्छी दुपट्टा लिए, चॉकलेट ब्राउन बालों को ढीले जूड़े में कैद किया, जिसकी कुछ लिटें चेहरे की गिर लिपटी हुई थी। रोने के बाद सफ़ेद रंग में सुर्खियाँ घुल गई थी। समुंदर सी गहरी नीली आंखों में खौफ और दुख हिचकोले ले रहा था, जिसे देख हदायक शाह ने अपने घने बालों में हाथ फेरते खुद को कोसा और कदम परवश शाह की जानब बढ़ाए, जिसे देख परवश शाह ने अपने कदम बेसाख्ता पीछे लिए। आपने मुझे डरा दिया, मुझे लगा कि कोई और है, मुझे लगा मेरी इज्जत हिटियों से रोती हुआ हदायक शाह को मलाल की अथाह गहराइयों में धकेल चुकी थी। एक ही जज्ब में परवश शाह करीब पहुँचते बाजू से थामते अपने सीने में बेच लिया। माई शानिक स्टार, ऐसा कभी भी मत सोचना, तुम्हारा शौहर अभी जिंदा है। हदायक शाह के होते किसी की बुरी नज़र तुम पर नहीं पड़ सकती। को जाके हिचकियों से रोती परवश शाह खान की पीठ चलाते सख्त लहजे में कहते, आखिर में जुमला अधूरा छोड़ते जबड़े बेच कर अपने सीने में छुपी अपनी मताए जहाँ को देखा। अब अगर तुमने रोना बंद ना किया तो फिर मैं अपने तरीके से चुप करवाऊँगा, फिर चाहे सारी रात बैठ कर रोती रहना। परवश शाह को मुसलसल रोते देख तंबी लहजे में कहा तो परवश शाह ने अपना सर मजीद हदायक शाह के सीने में छुपा लिया, जिस पर हदायक शाह ने घूर कर परवश शाह को देखा। अब वो इसे क्या बताती कि ये रोना किस बात का है। खौफ तो तब ही ख़त्म हो गया था जब हदायक शाह ने शिद्दत से खुद में छुपा लिया था। ये रोना तो अपनी गलती याद करके आ रहा था। ज़िंदगी में किसी से ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की थी, और आज जब कुछ किया भी था तो डायरेक्ट हाथ ही उठाया था, वो भी किसी और पे नहीं, अपने शौहर पे। शर्मिंदगी इस कदर थी, दिल चाह रहा था ज़मीन फटे और वो इसमें समा जाए, या कोई ऐसा मंतर पड़े कि वह हदायक शाह की नज़रों से ओझल हो जाए। मेरी तरफ तो देखो यार, परवश शाह को कंधा उस्ताम कर अपने सामने करते नरम लहजे में कहा तो परवश शाह ने भीगी आंखों की डालर उठाकर नम निगाहों से हदायक शाह को जज्बे लुटाती आंखों में देखा। नजरें आंखों से होती बाएं गाल पर आईं तो परवश शाह खान के होठों से बेसाख्ता हिचकी निकली, जिस पर हदायक शाह ने तासुब से सर लाया। तो ये वजह थी चेहरा छुपाने की। हाथ पीछे ले जाकर जूड़ा खोलते नरम लहजे में इस्तफसार किया तो परवश शाह ने मुजरिमों की तरह सर झुका दिया। आई एम सॉरी शाह, वो मैं डर गई थी। अपने कमर के गिर्द लपेटते हदायक शाह के बाजू पर हाथ रखते नरम लहजे में माफ़ी मांगी तो हदायक शाह ने समझने के अंदाज में सर लाया और बिना परवश शाह को समझने का मौका दिए कदम बेड की जानब बढ़ाए, जबकि हदायक शाह के समल पर परवश शाह खान के चेहरे में हया से सुर्खियाँ घुल गईं। खामदार पलकें हया के बोझ से रुखसारों पर साया फगन हुई, जिन्हें देख हदायक शाह के रगो पैर में सुकून की लहर सरैयत कर दी। माफ़ तो मैं कर दूंगा शाह की जान, लेकिन ये बात हम दोनों में रहनी चाहिए। अगर दुश्मनों को ये बात पता चल गई कि हदायक शाह बंद कमरे में बीवी से थप्पड़ खाता फिरता है तो तुम्हारी शौहर की इज्जत का जनाजा निकल जाना है। जहन में सरगाम खान को लाते दांत कचकचा कर कहा तो परवश शाह खान ने सादतमंद बीवियों की तरह सारा स्वाद में लाया तो हदायक शाह ने मुस्कुराते हुए झुककर अकीदत भरा लम्स परवश शाह खान की सफ़ेद पेशानी पर छोड़ा। गलती की है तो इसका इजाला नहीं करना। दोनों हाथ तकिए पर परवश शाह खान के एतराफ़ में रखते परवश शाह खान की झुकी नज़रों को देखकर बोझ लहजे में कहा तो परवश शाह ने बेसाख्ता नज़रें उठाकर खुद पर साया फगन हुए हदायक शाह को देखा। नीली आंखों का तसादम इस कदर ज़ोर आवर था कि दोनों के दिलों की धड़कनें मुंतशिर हुई थीं। सॉरी किया तो मैंने कपकपाते हाथों को आपस में मसलते नज़रें झुकाए मध्यम लहजे में कहा तो हदायक शाह ने उनकारा भरा, अगर सॉरी करने से मैं माफ़ ना करूँ तो फिर मैं कान पकड़ लूँगी। मासूमियत से आंखें पटपटाते हदायक शाह के संजीदा चेहरे को देखते हुए कहा तो हदायक शाह ने सर नफी में लाया। अजाला करो बेगम, शौहर तो दूसरी मुलाकात पर जहाँ अपने नाजुक होंठों से प्यार करना चाहिए वहाँ आप थप्पड़ रसीद किया, अब अजाला तो बनता है। परवश शाह के कपपाते हाथ को अपनी गिरफ्त में लेते बाहर रुखसार पर रखते शिकवा कुना लहजे में कहा तो परवश शाह ने नासमझी से हदायक शाह को देखा, जिस पर हदायक शाह ने मानी खेज नजरें परवश शाह के गुलाबी पंखड़ियों पर टिकाई, अंगूठे के पूरों से छूते आंखों से इशारा किया तो परवश शाह ने शर्मो हया से घबराकर सर को नफ़ी में जुम्बश दी। मैं माफ़ नहीं करूँगा, सख्त लहजे में कहा तो परवश शाह ने सर से करवट बदलकर चेहरा तकिए में छुपा लिया। मैं नाराज़ हो जाऊँगा। गर्दन से बाल हटाते कान में हल्के से सरगोशी की, मगर परवश शाह को उन्होंने चेहरा तकिए में छुपाए देख जबड़े बेंच कर फासला कायम किया। दिल तो चाह अभी अपने असार में लेकर सारी शिद्दतें एक नाजुक वजूद पर उंडेल कर उसे बावर करवा दे कि हदायक शाह किस कदर तड़प रहा है इस हिजर में। इंसान सुखों कतरा कतरा खुद में उंडेल कर अपनी तशनगी को मिटा ले, मगर लाख चाहने के बावजूद भी हदायक शाह ये नहीं कर सकता था। वो जानता था वो नाजुक है फूलों से भी ज़्यादा। वो कभी भी अपने जज्बात की रोह में बहकर इसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता था। शाह हदायक शाह को खुद से दूर जाते महसूस करके परवश शाह ने झटके से रुख बदलते तड़प कर पुकारा तो हदायक शाह ने पलट कर सवालिया नज़रों से परवश शाह खान को देखा। ब्लू जीन्स पर वाइट शर्ट पहने, माथे पर बिखरे चॉकलेट ब्राउन बाल, गहरी नीली आंखों में शिकवा लिए इस्तेकाक बंद नज़रों से देखता वो परवश शाह का दिल बुरी तरह से धड़का चुका था। बेड से पाँव नीचे रखते गले में लिए
दुपट्टे के पल्लू को उंगलियों पर लपेटे नज़रें झुकाए वो सामने आकर खड़ी हुई तो अदायक शाह ने गहरी सांस भरते हाथ पैंट की जेब में अड़से कोई मकसद रोकने का तंजिया लहजे में कहा तो पलवश ने झुके सर को इस बात में लाया। इरशाद अदायक शाह का तंजिया लहजा फिर से महसूस करके पलवश ने नज़रें उठाकर अदायक शाह के स्पाट चेहरे को देखा। हजाला करना था ना। 2 कदम के फासले को समेटते मध्यम लहजे में कहा तो अदायक शाह ने आईब्रो झुकाकर सर से लेकर पाँव तक बगौर पलवश को जायज़ा लिया तो वो पल में सुर्ख पड़ती सटपटाकर 2 कदम पीछे हुई। जैसे देखते अदायक शाह ने झटके से पलट कर कदम दरवाजे की जाने बढ़ाए। अभी वो 2 कदम आगे बढ़ता कि पलवश खान भागकर अदायक शाह के सामने आई। इस तरह सामने आने से वो आगे बढ़ते अदायक शाह के सीने से ज़ोर से टकराई। टक्कर से इस कदर ज़ोर आवर थी कि पलवश को अपने आगे सितारे घूमते नजर आए। ध्यान से अभी गिर जाती बेवकूफ़ लड़की, बाजू से थामे डपटने वाले अंदाज में कहा तो पलवश ने बिना कोई जवाब दिए अपने पाँव अदायक शाह के जूतों पर रखे तो अदायक शाह ने खामोश नज़रों से पलवश खान को देखा जो अब इल्तिजाइया नज़रों से अदायक शाह को झुकने को कह रही थी, जिस पर अदायक शाह ने खामोशी से चेहरे को झुकाया तो पलवश ने एड़ियों को उठाते आंखें बंद करते नरमी से अपने होंठ थप्पड़ वाली जगह पर रखे। पलवश के नरम होठों के लम्स को महसूस करते अदायक शाह ने सरशार होते पलवश को अपनी बाहों के घेरे में लेते ऊपर उठाते खुद में भेज लिया। अब हटे हैं, मुझे नीचे उतारें। अदायक शाह के कंधों पर हाथ रखकर शर्म से सुर्ख पड़ती मध्यम लहजे में कहा तो अदायक शाह ने मुस्कुराते सर नफी में लाया बिना पलवश को समझने का मौका दिए। अपने अदायक तेल होंठों पलवश के होंठों पर रखते उसे खुद में भेज लिया। कतरा कतरा पलवश की ठंडी सांसों में अपनी दहकती सांसें शामिल करते अदायक शाह इस नाजुक वजूद में खोने लगा। गुर्बत के इन लम्हात का दौरानिया बढ़ने लगा तो अपने कंधों पर पलवश के नाजुक मुक्कों के वार को महसूस करते अदायक शाह ने नरमी से पलवश के होंठों को आज़ाद करते फिर हाथों के प्यालों में भा लिया। अपनी शिद्दत से सुर्ख पड़ते होंठों की नमी को नरमी से चुनते पलवश को अपने असार में कैद करते गाल पलवश के सर पर टिका दिया। अपने सीने पर पलवश की तेज़ धड़कनों शोर को सुनते अदायक शाह के होंठों पर ज़िंदगी से भरपूर मुस्कुराहट रेंगे। तुम्हारी कबर्ड में वेडिंग ड्रेस और कुछ दूसरी ड्रेसेस रख दी हैं हमारी रुखसती पर। मैं चाहता हूँ तुम वही ड्रेस पहनो और बिल्कुल वैसे ही तैयार होना जैसे मैंने तुम्हें अपने ख्यालों में सोचा है। ज्वेलरी वगैरह कल मैं भेज दूँगा। पलवश के हाथों को नरमी से छूते कहा और जोकर अपने तशनाला पलवश के माथे पर रखे। चलो अब चलता हूँ, जालिम समाज भी आने वाला होगा और अपनी बीवी के सामने मैं किसी से लड़ना नहीं चाहता। पलवश की नाक दबाते हाथ थामते कदम दरवाजे की जानिब बढ़ाते हुए कहा तो पलवश ने घूर कर अदायक शाह की भीड़ को देखा। आप कौन सा जालिम समाज से कम साबित हुए हैं? अकीदत को बाहर ले जाने वाली बात का हवाला देते हुए कहा तो अदायक शाह ने मुस्कुरा कर सर झटका। मुझे लगता है वो भी कम था। अपनी बहन के लिए वही कोई शहजादा देकर शादी भी कर देनी चाहिए थी। अदायक शाह के कहने पर पलवश ने शिकवा कुना नज़रों से देखा तो अदायक शाह ने मुस्कुराते सर नफी में लाते नरमी से पलवश को असार में लेते पीछे होकर एक बार फिर इस्तेकाक पर निगाह पलवश खान पर डालते लंबी लंबी डाक बहता वहाँ से निकलता चला गया। जबकि अपने वजूद से उठती डार्क क्लोन की खुशबू को महसूस करते पलवश खान के होंठों पर शर्मगी मुस्कुराहट रेंग गई। क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या? हुरिया खामोशी से जैकेट की जिप बंद करके हेलमेट ठीक करते देख सिबगा ने पूछा तो हुरिया ने गहरी सांस भरते सिबगा शाह के परेशान चेहरे को देखा। इस खान सब बहुत ही घर से चला गया था, जिस पर हुरिया ने मुलाजमा से पूछा तो उसने बताया कि आसान क्या कर गया था, वो रात लेट घर आएगा। जिसे सुनते हुरिया ने जड़ से सिबगा को कान में लाई और आधे घंटे में वो अपनी मतलूबा जगह पहुँच चुकी थी। आयस सिबगा, मुझे ऐसा लगता है जैसे वो मुझसे कुछ छुपा रहा है। आयस वो नहीं जो वो नज़र आते हैं। जंगल की तरफ जाती सुनसान सड़क पर खुद से फासले पर खड़े कुछ लोगों पर निगाह टिकाए जवाब दिया तो सिबगा ने हैरत से हुरिया शाह को देखा। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें कुछ कहा है उसने क्या? मुतफक्कर होती सख्त लहजे में बोली तो हुरिया ने तलखी से मुस्कुराते सर झटका। कहा ही तो नहीं, वो कुछ कहता ही नहीं सिबगा, और जब कहता है तब उसके अल्फाज उसकी आंखों का साथ नहीं देते। मैंने उसकी आंखों में देखा है, वो कुछ और कह रही होती है। मैं अब तक जितना आयस को जान चुकी हूँ वो रिश्तों को किसी बेवकूफ़ी की नज़र करने वालों में से नहीं है। तो फिर वो कैसे मेरी झिझक को या मेरे डर की वजह से इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा रहा? कभी जो वो मुझसे शिकवा करता है तो मुझे महसूस होता है वो शिकवा सिर्फ उसके लफ्ज़ों तक है। वो ख़ुद भी इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ रहा। वो मुझसे कुछ छुपा रहा है सिबगा, और मुझे डर है कहीं वो बात जाना मेरी जान ना ले ले। बुरी तरह लब को चलते नम लहजे को काबू पाते हुए कहा तो सिबगा ने अफसोस से हुरिया शाह के मासूम चेहरे को देखा। तुम इससे बात कर लो हुरिया। क्या बात कर लूँ? इससे वजह पूछूंगी तो वो मेरी झिझक की वजह पूछेगा तो क्या जवाब दूंगी? वो बातों को घुमा फिरा कर दूसरों पर मुद्दा डालने में माहिर है। वो पल में सब जान जाएगा। सिबगा की बात काटते जुंडलाए लहजे में कहा तो सिबगा ने आगे बढ़ते हुरिया के दोनों कंधों को नरमी से दाबा। क्या अब तक के अरसे में तुम्हें एक बार भी आयस खान के लहजे उसके रवैये में अपने लिए मोहब्बत महसूस नहीं हुई?
सिबगा शाह के कहने पर उरिया की आंखों के सामने वो सब कुर्बत भरे लम्हात गुजर गए जब आयज़ खान की बेतासुर आंखों में मोहब्बत नज़र आई थी। उसके हर लम्स में शिद्दत और मोहब्बत महसूस हुई थी। आयज़ खान का बहकना और मोहब्बत भरी सरगोशियों में किया इज़हार कानों में गूंजा था, जिसमें उरिया को कहीं भी कुछ भी झूठ महसूस नहीं हुआ था। उरिया खामोशी को महसूस करते सिबगा ने मुस्कुरा कर उसे देखा। अभी वो इसे कुछ कहती कि छोटे से कद का मोटा सा आदमी चलता हुआ इनके पास आया। रेस स्टार्ट होने वाली है, तुम तैयार हो? उरिया अपने गले में पहनी चेन को उंगली से घुमाते इस्तफसार किया तो सिबगा शाह ने को फंसी आंखें घुमाई, जबकि उरिया ने सर इस बात में हिलाया। वो इस दुनिया में तब दाखिल हुई थी जब सब लोग इससे दूर हो गए थे। हदायक अकीदत और बहराम जब अपनी स्टडीज़ के लिए बैरून मुल्क चले गए थे, जब अला शाह की धुतकार मिली थी और जब अपने ये आइडियल के हाथों वो बुरी तरह रुसवा हुई थी, तब उरिया शाह इस मौत के दलदल में उतरी और फिर कभी पलट ना सकी थी। इस बात का शायद कभी किसी को पता ना चलता। वो तो एक बार सिबगा शाह उरिया से मिलने आई तो वो पट्टियों में जकड़ी ज़ख्मों से चूर वजूद लिए उरिया शाह से मिली थी। इस पर सिबगा ने काफ़ी वावेला मचाया। उरिया को धमकियाँ दी कि वो हवेली में सबको बता देगी। तब जाकर उरिया शाह ने अपने इस राज में सिबगा को शामिल किया था। वक्त गुजरने के साथ सिबगा उरिया को इन सब से काफ़ी दूर ले आई थी। नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ हुआ, कोई रेस वगैरह हो, तो तुम उरिया का नाम हमसे पूछे बिना नहीं लिखवाओगे, वरना चमड़ी उधेड़ दूँगी तुम्हारी। सामने खड़ी शख्स को देख के सिबगा ने खा जाने वाले लहजे में कहा तो इस शख्स ने रहम भरी नज़रों से उरिया को देखा। वो कई सालों से इनके साथ था। वो उरिया की यूनी में क्लर्क था और वो बहुत अच्छी बाइक चलाता था। जब उरिया ने इन सब में शामिल होना चाहा तो इससे ही बाइक सीखी थी और वही उरिया को इस दुनिया में मुतारफ़ करवाने वाला शख्स था। मेरा कसूर नहीं, जिस शख्स के साथ रेस है उसने ख़ास उरिया का ही नाम लिया था। उसका कहना था कि वो मर्दों से पहले बहुत जीत चुका है। अब वो किसी लड़की से जीतना चाहता और फिर लिस्ट में टॉप पर उरिया का ही नाम था, इसलिए वो शख्स हमारी जान का अजाब बन गया था। बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माना और सुनने में आया वो काफ़ी अमीर आदमी है। उसने हमें धमकी भी दी थी कि अगर हमने उरिया को इस रेस के लिए नहीं मनाया तो वो पुलिस को बता देगा कि हम यूनी के बच्चों से रेसिंग करवाते हैं। रट्टे रटाए तोते की तरह एक सांस में बोलता वो पल में सिबगा का दिमाग घुमा चुका था। इसीलिए आगे बढ़ते जवाब देने के बजाय वो पूरी शिद्दत से हाथ का मुक्का बनाती उसके नाक पर रसीद कर चुकी थी। उसकी पुलिस की धमकी से डर गए। बेवकूफ़, क्या तुम हमें नहीं जानते थे? जिस पुलिस की धमकी वो देकर गया वो पुलिस सिबगा शाह की उंगली के इशारे पर चलती है। सिबगा के दबे दबे लहजे में चिल्ला कर कहने पर उरिया ने तासुफ से सर लाते जैकेट की जेब से रुमाल निकालकर सामने खड़े मुजम्मल नामी शख्स को नाक से निकलते खून को साफ करने के लिए दिया। इसे छोड़ो मुजम्मल, बताओ कब तक रेस स्टार्ट करनी है? और आ गया क्या वो शख्स? दाएं बाजू में हेलमेट को लेते इस्तफसार किया तो मुजम्मल ने सर इस बात में हिलाया। अभी आया है, तुम चलो तो स्टार्ट करें ना। अपनी नाक साफ करते बराए लहजे में कहते सर झटकते कदम आगे जाने बढ़ाए। नाम नहीं बताया उसका तुमने? उरिया ने कुछ याद आने पर पूछा तो सिबगा ने भी अपने साथ नाक को रुमाल से साफ करते मुजम्मल की जानिब सवालिया नज़रों से देखा। हमें खुद नहीं मालूम कुछ नहीं, पर उसने बस यही कहा कि मेरी औकात नहीं है इसे सवाल करने की, को जाके इसका नाम पूछूं। लेकिन वो जितनी बार भी आया उसकी हर जैकेट पर AK लिखा था, इसलिए मैंने लिस्ट में भी AK ही लिख दिया। मुजम्मल के झुंझलाए लहजे पर कहने पर उरिया ने सरगोशी नुमा लहजे में इन अल्फाज को दोहराया, जबकि सिबगा की खा जाने वाली नज़रें खुद पर देखते मुजम्मल ने खुश पड़ते अलग को तार करते सिबगा से फासला कायम किया। उरिया की जब भी कोई रेस होती थी सिबगा साथ ही आती थी और जब तक उरिया रेस जीत कर वापस नहीं आ जाती थी तब तक मुजम्मल की दुर्गत सिबगा के हाथों से बनती रहती थी। वो लाख बचने की कोशिश करता मगर सिबगा किसी न किसी बात का गुस्सा इस पर निकाल देती थी। ये रास्ता जंगल की तरफ जाता है और आगे जाकर दाएं जाने वाली सड़क जंगल के इतराफ़ से होती हुई वापस इसी जगह पर आती है और जो शख्स सबसे पहले जंगल के इतराफ़ से होता है यहाँ पहुँचेगा वो विनर होगा। मुजम्मल ने हाथ में थामे मैप पर बने जंगल के नक्शे पर उंगली घुमाते हुए कहा तो उरिया ने सारा इस बात में लाया। सड़क के बीचों बीच दो ब्लैक हैवी बाइक्स वो दोनों सवार थे। ब्लैक पैंट पर ब्लैक शर्ट के ऊपर वाइट एंड ब्लू कॉम्बो की जैकेट पहने, सर पर वाइट एंड ब्लैक की हेलमेट बांधती उरिया से कुछ फासले पर ब्लैक की हैवी बाइक पर ब्लैक पैंट के साथ वाइट जैकेट और बिल्कुल उरिया जैसा ही हेलमेट पहने, एक के सीने पर दोनों बाजू लपेटे। मुजम्मिल की बात ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा था जब उरिया की बातें बाएं जानब खड़ी सिबगा बगौर AK का जायज़ा ले रही थी। एक नज़र उरिया को देख नज़रें फिर से AK पर मरकूज़ की। इन दोनों की बाइक्स और ड्रेसिंग में अगर किसी चीज़ का फ़र्क था तो सिर्फ इतना कि AK की जैकेट की बैक पर स्याह अल्फाज में AK लिखा हुआ था 1 2 स्टार्ट। तभी मुजम्मल की आवाज़ पर सिबगा ने चूं कर देखा जो सुर्ख रंग के रुमाल को गिनती करते नीचे फेंक चुका था। रुमाल के नीचे गिरते ही वो दोनों अपनी बाइक से स्टार्ट करते तूफ़ान की तरह पलक झपकते ही वहाँ से गायब हुए, जबकि सिबगा का दिल बुरी तरह बेचैन हुआ था। तभी आगे बढ़ते अपनी जानब पीठ किए खड़े मुजम्मल को पीछे कॉलर से पकड़कर रुख अपनी जानब किया। सच बता मुजम्मल, कौन था वो शख्स?
किसके ज़रिए तुमसे रब्ता किया था उसने, और कैसे तुमने नाम शक्ल देखे बिना उरिया के साथ उसकी रेस फिक्स कर दी। 1 सेकंड में सब उगल दो वरना जान ले लूँगी। झटके से रुख अपनी जानब करते दबे दबे लहजे में गुरा कर कहा। तो इर्द गिर्द खड़े स्टूडेंट जो ये रेस देखने आए थे हैरत से विपरीत शेरनी की तरह दौड़ती सिबगा शाह को देख लगे। मैं कुछ नहीं जानता, मेरा यकीन करो, वो एक मेरे पुराने दोस्त के साथ आया था। उसने मुझे इस रेस के लिए कहा। वो भरोसेमंद आदमी था तो घटिया इंसान भरोसेमंद था तो अगर उरिया कुछ भी हुआ जान ले लूँगी तुम्हारी। मुजम्मल के चेहरे पर बेदरेक मौके बरसाते दाड़ते हुए कहा और झटके से धक्का देते अपने बालों को मुट्ठियों में दबोचा। एक चीज़, सिर्फ एक चीज़ मुझे इस शख्स के मुतालिक बता दो ताकि मैं तुम्हारी जान बख्श दूँ मुजम्मल, वरना अभी यही ज़िंदा गाड़ दूँगी। सुर्ख अंगारा होती आँखों को सख्ती से मीते सर्द सपाट लहजे में कहा। तो मुजम्मल ने जल्दी से कदम पीछे लेते अपनी जेब से मोबाइल निकाला। यह नंबर है, इसका आने से पहले उसने कॉल की थी। मोबाइल सिबगा की जाने उछालते कब कपाते लहजे में कहा। तो सिबगा ने जल्दी से मोबाइल थामते अपने ब्राउन जैकेट से मोबाइल निकाला और तेज़ हाथों से मुजम्मल की स्क्रीन पर शो होते नंबर को अपने मोबाइल में टाइप किया। नंबर टाइप करते ही वो नंबर मोबाइल में मौजूद पहले किसी शख्स का देख सिबगा का दिल धक से रह गया। एक के आइस वो नहीं जो वो नज़र आते हैं। सरगोशी नुमा लहजे में होंठों ने जुम्बश की तो कानों में उरिया के अल्फाज गूंजे। होश में आते मुजम्मल का फ़ोन पूरी तरह से ज़मीन पर मारा। अभी वो कुछ कहती कि हाथ में थमा मोबाइल गूंजा, जिस पर चमकते नंबर को देख सिबगा ने जल्दी से उठाते मोबाइल कान से लगाया। मैम सर बलाज की आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, लेकिन वो उन्होंने मीटिंग कैंसिल कर दी कि उन्हें कहीं जाना है। मैंने उनका पीछा किया तो वो जंगल की जानिब इसी जगह पर आ रहे हैं जहाँ आप और हुरिया मैडम हैं। मोबाइल पर गूंजती आवाज़ को सुनते सिबगा ने सख्ती से होंठ खींचे। इस नादर नामी शख्स को सिबगा ने बलाज शाह पर नज़र रखने के लिए हायर किया था। वो सबका जासूस जबकि बलाज शाह का पर्सनल सेक्रेटरी था। बलाज शाह की हर पल पर नज़र थी सिबगा शाह की, इसलिए नहीं कि वो मोहब्बत करती थी, इसलिए कि वो लौट आया था और अब हुरिया से मिलने का सोच रहा था। तो सिबगा नहीं चाहती थी कि वो अपनी जज्बातीपन में हुरिया जायज़ का रिश्ता ख़राब करे। बिना जवाब दिए कॉल बंद करते भागने के अंदाज में कदम अपनी कार की जाने बढ़ाए। हुरिया ने कोफ से अपने बाएं जानब सुकून से बाइक दौड़ाते एक को देखा। हुरिया से आगे बढ़ती थी तो वो लम्हे में इसके बराबर आ जाता था। मसला इसका बराबर आना नहीं था, मसला ये था वो शख्स जानबूझकर आगे नहीं बढ़ा था। हुरिया जिस जानब को बाइक का रुख करती वो दूसरी जानब से इसके बराबर आ जाता। अब हुरिया को खौफ बताने लगी थी। अजीब साइको शख्स था जो आगे बढ़ने के बजाय उसकी बाइक के आगे पीछे होता है, इसके लिए आगे बढ़ना मुश्किल कर रहा था। खौफ से नज़रें घुमाते हुरिया ने कुछ फासले पर मौजूद 2 टर्न देखे जो एक दाएं और दूसरा बाएं जानब था। उन्हें यहाँ से नहीं मुड़ना था, लेकिन वह इस शख्स से छुटकारा हासिल करने के लिए यहाँ से टर्न करने का सोच चुकी थी। जबकि हुरिया की बाइक की स्पीड स्लो होने पर जैसे एक इसकी सोच पड़ चुका था, इसलिए हेलमेट में छुपे चेहरे पर मानी खेज मुस्कुराहट छीन गई। टर्न के करीब पहुंचने से पहले वो स्पीड कम कर चुकी थी। उसे उम्मीद नहीं थी वह आगे बढ़ेगा, लेकिन टर्न के करीब आते वो जन से बाइक भगा ले गया। जिसे देखते हुरिया ने बाएं जानब टर्न लेते सुकून का सांस लिया। जबकि हुरिया के आगे बढ़ते हुए शख्स अपनी बाइक सड़क से कच्ची ज़मीन पर निकालता दरख्तों और झाड़ियों से होता हुरिया खान के बराबर आ चुका था, जिससे अनजान हुरिया सुकून से हवाओं से बातें करती आगे बढ़ रही थी। होंठों पर मानी खेज मुस्कुराहट सजाए गर्दन तिरछी करके दरख्तों के पार नजर आती सड़क पर बाइक चलाती हुरिया शाह को देखा। माई इनोसेंट गर्ल। बाइक की स्पीड तेज़ करते तूफान की मानद वो हुरिया को पीछे छोड़ता आगे बढ़ गया था। वो जो संजीदा नज़रें सड़क पर टिकाए बाइक चलाने पर मसरूफ़ थी, अपने सामने से आती एक की बाइक को देखकर चौंकी। अभी वो कुछ कहती कि एके ने बाइक को बीच सड़क पर रोकते गोल दायरे में घुमाया, जिस पर हुरिया ने जल्दी से अपनी बाइक का रुख मोड़ा। इन्हीं स्पीड पर चलते एकदम से रुख बदलते हुरिया ने बमुश्किल बाइक को काबू किया, जबकि रुख बदलने पर सामने से आते ब्लैक लैंड क्रूज़र को देखते हुरिया को अपना दिमाग चकराता महसूस हुआ। तभी लैंड क्रूज़र में बैठे शख्स ने बर वक्त ब्रेक लगाया, जबकि इस रफ्तार पर हुरिया का दिल धक से रह गया था। बाइक रोकते दोनों हाथ हैंडल पर टिकाए सख्ती से आंखें मीते गहरी सांस लेते खुद को पुरसुकून करने की कोशिश की। हम मंजर कुछ ऐसा था कि जंगल के बीचों बीच निकलती सुनसान सड़क पर एक जानब लैंड क्रूज़र और दूसरी जानब हैवी बाइक एक जानब रुख किए खड़ी थी, जबकि दरमियान में हुरिया की बाइक जिसका रुख जंगल की जानिब था। खुद को पुरसुकून करते हुरिया ने झटके से हेलमेट उतारे पहले बाएं जानब खा जाने वाली नज़रों से एके को देखा जो पुरसुकून सा खड़ा था। एके को घूरने के बाद दाएं जानब गाड़ी में बैठी हस्ती को घूरा कि तभी लैंड क्रूज़र का दरवाज़ा खुला। हुरिया की नज़रें जूतों से होती नेवी ब्लू कलर के पैंट कोट से होती चौड़ी पुश्त पर आकर रुकी। शख्स ने बाएं हाथ से दरवाज़ा बंद करते चेहरा हुरिया की जानब किया तो हुरिया शाह की आंखों की पुतलियाँ हैरत से फैल गई। गुलाबी चेहरे की रंगत पल में उड़ी थी। बलाज होंठों ने बेयकीनी से सरगोशी की तो हुरिया को अपनी ही आवाज़ खाई से आती महसूस हुई। कपकपाते हाथों की गिरफ्त बेसाख्त हेलमेट पर सख्त हुई। कोट के बटन को खोलते अनाबी होंठों पर गहरी मुस्कुराहट सजाए रात सी गहरी से आंखों के आसार में हुरिया के मासूम हवाइयाँ ओढ़े को देखा। मजबूत कदम लेता वो हुरिया की जानब बढ़ा था, जबकि बलाज शाह के हर बढ़ते कदम के साथ हुरिया को अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हो रही थी।
उरिया के करीब आकर खड़े होते बलाज शाह ने अपनी स्याह आंखों को उरिया की ग्रे कांच सी फैली आंखों में गाड़ते विंक किया तो उरिया को अपनी सांस रुकती महसूस हुई। डियर कज़न, उरिया की आंखों में देखते अपना दायां हाथ उरिया के हेलमेट थामे हाथों के करीब रखते नरम लहजे में सरगोशी की तो उरिया की आंखें पल में आंसुओं से लबालब भर गई। दिल तो मेरा कह रहा है एक भी सेकंड ज़ाया किए बगैर तुम्हारे इस नाजुक वजूद को अपने पाँव तले रोन दूँ और फिर तुम्हारे उतले जिस्म को तुम्हारे ननिहाल वालों की हवेली के आगे फेंकूँ, फिर वली खान को अपनी चहेती नवासी के नापाक हुए वजूद पर धाड़े मार मार कर रोते हुए देखूँ। जो क़यामत हमारे दिलों पर गुजरी थी एक बार फिर वो वली खान की हवेली पर गुजरे तो मज़ा आ जाए। ओह क्यों डर रही हो यार, मोहब्बत करती हो ना मुझसे तो मोहब्बत इसी तरह साबित की जाती है। ये गुरेज़ और शर्मो हया का मोहब्बत में कोई काम नहीं। कमन यार, इट्स नॉर्मल नाउ डेज़। कानों में माजी के सूर फूंकते अल्फाज गूंजे तो उरिया ने चंदियाई आंखों से बालाज शाह के चेहरे को देखा। आंखों के आगे अंधेरा सा छान लगा, हर मंजर धुंधला सा गया। तभी अपने बाएं जानब उरिया को किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। टकराते सार को झटकते गर्दन तेजी करके बाएं जानब देखा तो नजरें वाइट जैकेट चेहरे पर आन रुकी तो उरिया को लगा वो सच में मर जाएगी। मुँह से ज़मीन निकलना किसे कहते हैं, आज उरिया को सही मानों में इस बात का अदराक हुआ था। साकत आंखों से आयस खान के स्पाट चेहरे को देखते उरिया ने मुश्किल सांस लेने की कोशिश की, जबकि आयस खान खून छलकाती नज़रों से बलाज शाह को देख रहा था जो सब बुलाए नजरें हटाओ। आयस खान की चिंगारती हुई आवाज़ गूंजी तो उरिया ने सख्ती से आंखें मीच लीं, जबकि बलाज शाह ने चूम कर अपने सामने आतिश फिशां बने आयस खान को देखा। चेहरे की नरमी पल में गायब हुई थी, आंखों में नजर आती नरमी ने लम्हे में रंग बदला था। अभी बलाज शाह आगे बढ़ता के टाइल्स की चुरचुराती आवाज़ पर पलट कर देखा जहाँ सिबगा शाह तेज़ी से गाड़ी से निकलते उनकी जानिब बाड़ी थी। हे बलाज, बहुत बुरा किया आपने, चीटिंग से जीते हैं आप। भागने के बाद पूरी सांसों में कहती वो आगे बढ़कर बलाज शाह का बाजू अपने दोनों हाथों में थाम चुकी थी, जिस पर बलाज शाह ने खून छलकाती आंखों से सिबगा शाह को देखा, जिसे वो नज़रअंदाज करती हुरिया की जानिब मुतवज्जो हुई, जबकि हुरिया के लिए सिबगा की आमद किसी फरिश्ते से काम नहीं थी। उरिया को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने मौत के कुएं से निकाल लिया हो, जैसे मरने वाले को ज़िंदगी की नवीद सुना दिया हो। वाइफी, चलो जल्दी से घर चलते हैं, अब देखो शाम भी होने वाली है। तो फिर मेरा टाइम स्टार्ट जाना, मुझे कोई बहाना नहीं सुनना आज। हुरिया के चेहरे को हाथों में थामे शिद्दत भरा लम्स दोनों गालों पर छोड़ते गंभीर लहजे में कहा तो इस कदर बेबाकी पर उरिया ने सटपटा कर दूर होना चाहा, जिस पर आयस खान ने उरिया को घूरते अपना बाजू उरिया की कमर के गिर्द लपेटते झटके से बाइक से नीचे उतारा। आयस खान की इस बेबाकी पर सिबगा ने फटी आंखों से आयस खान को घूरा और नामहसूस अंदाज में बलाज शाह का बाजू छोड़कर फासला कायम किया, जबकि खून छलकाती सी आंखों से आयस खान को देखते बलाज शाह ने सख्ती से मुठ्ठियां बांधते अपने इश्तिहाल पर काबू पाया। आयस वो मम मैं आयस खान की चॉकलेट ब्राउन आंखों में देखते बराई लहजे में कहने की कोशिश की तो आयस खान ने नज़रें उठाकर खुद को देखते बलाज शाह को देखते अपने दोनों हाथ उरिया कमर पर टिकाए। इतनी सख्ती से गिरफ्त जमाई कि उरिया को आयस खान की उंगलियां अपनी जिल्द में धंसती महसूस हुई। नज़रें बलाज शाह से होती उरिया के कपकपाते होठों पर आईं तो आयस खान बिना उरिया को समझने का मौका दिए पूरी शिद्दत से नाजुक पंखुड़ियों को अपनी गिरफ्त में ले गया। इस अचानक अफ्तार पर उरिया अकदक सी फटी आंखों से खुद पर झुकी आयस खान को देखती होश में आकर बिन पानी की मछली की तरह झटपटाई तो आयस खान ने दाएं हाथ को उरिया के बालों में उलझाते शिद्दत इख्तियार की, जबकि इस सरेआम बेबाकी के मज़ाहिर पर सिबगा ने गला खनकाते नरमी से बलाज शाह का बाजू थामकर चेहरे का रुख बदला। वो इसका शौहर है, इस पर इसका दराक रखता है, बलाज शाह के तुम इसे रोक भी नहीं सकते। वो जहाँ चाहे इस पर हक जता सकता है, लेकिन तुम तो इसे बात करने के लिए इसके शौहर की इजाज़त की पाबंद हो। क्यों नहीं पीछे हो रहे बलाज? वो खुश है उसके साथ, बलाज शाह के खून छलकाते चेहरे को देखते तासो भरे लहजे में कहा तो बलाज शाह ने गर्दन तिरछी करके सिबगा शाह को देखा। उरिया, बलाज शाह के साथ लहजे में पुकारने पर सिबगा ने अफसोस भरी निगाह बलाज पर डालते अपना हाथ बलाज के बाजू से हटाया। आयस खान जो सब कुछ फरामोश किए उरिया के कपकपाते वजूद को खुद में भेजे खतरा खतरा उरिया की सांसें खुद में उंडेलने में मसरूफ़ था। बलाज शाह के पुकारने पर जब से आंखें मीता उरिया के निचले होंठ पर दांतों का दबाव बढ़ाता झटके में पीछे हुआ, जबकि आयस खान की शिद्दत पर उरिया को मुंह में खून का जायका घुलता महसूस हुआ। अब अगर मेरी बीवी का नाम अपनी ज़बान पर लाए या इस लहजे में इससे दोबारा बात की तो याद रखना बलाज शाह, इस दुश्मनी को ज़िंदा रखने के लिए तुम्हारी मौत काफ़ी होगी। झटके से उरिया का रुख बदलते अपने आसार में लेकर दायां बाजू उरिया कंधे पर फैलाते हुए सर्द स्पाट लहजे में कहा तो बलाज शाह की कहर बनी नजरें आयस खान से होती उरिया के ज़ख्मी होंठ पर आईं। होंठ के किनारे पर लगे खून को देखते बलाज शाह को अपने दिमाग की शरेआनें फटती हुई महसूस हुई। और इसी दुश्मनी को क़यामत तक कायम रहने के लिए तुम्हारी इबरतनाक मौत भी काफ़ी है आयस खान, और उरिया पर तुमसे पहले मेरा हक है और ये हक हमेशा रहेगा। बलाज शाह ने दबे दबे लहजे में गुरा कर कहा तो आयस खान का मीटर पल में घूमा था। उरिया को पीछे करते हुए एक ही जज्बे में बलाज शाह के करीब पहुंचता बलाज के चेहरे पर वार कर चुका था, जिस पर बलाज शाह ने पलटते आयस खान के पेट में टांग मारते गर्दन से पकड़ना चाहा तो आयस खान पीछे को पलटता अपने दोनों हाथ ज़मीन पर टिकाता, दोनों पाँव को ज़मीन से उठाकर बलाज शाह के सीने पर मारता कलाबाजी लगाकर खड़ा हो गया।
आयस नन नहीं प्लीज़। बलाय शाह को आयस की जानिब बढ़ते देख हुरिया लम्हे में आयस खान के सामने आती उसके सीने से लगी तो बलाय शाह का उठा हाथ हवा में ही रुक गया, जबकि अपने सीने पर हुरिया के तेज़ी से धड़कते दिल को महसूस करके आयस ने खून छलकाती नज़रों से बलाय शाह को देखा। हुरिया को दोनों बाजू सामने झटके से अपने सामने करते हुरिया का बाजू दबोचे कदम अपनी बाइक की जानिब बढ़ाए, जबकि बलाय शाह खाली नज़रों से हुरिया को खुद से दूर जाता देख रहा था। हुरिया का आयस को बचाने के लिए सामने आना तो बलाय शाह को अपने अंदर कुछ टूटता सा महसूस हुआ। गले में गिल्टी सी उभर कर मालूम हुई तो बेजान होते हाथ को पहलू में गिराते गहरी सांस लेते खुद को पुरसकून करने की कोशिश की। सिबगा ने नम निगाहों से बलाय शाह को देखते कदम अपनी कार की जानिब बढ़ाए तो अपनी कलाई पर वह शज़्ज़ा सी गिरफ्त महसूस करके हैरत से गर्दन तिरछी करके बलाय शाह को देखा, जो खैर बड़ी नज़रों से सिबगा शाह को ही देख रहा था, जिसे देख सिबगा को अंदाज़ा हो गया कि अब इसकी क्लास लगना पक्की है। हुरिया की इस बात के बारे में किसी को ना बताने पर बलाय शाह उसे कभी नहीं बख्शेगा। तभी मुस्कुरा चेहरे पर मस्कीनियत तारी किए बलाय शाह को देखा, जिसे नज़रअंदाज करते बलाय शाह ने कदम अपनी लैंड क्रूज़र की जानिब बढ़ाए। पटकने के अंदाज में सिबगा को कार में बैठा दे खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा। बलाय शाह के चेहरे पर चट्टानों से सख्ती देखते सिबगा ने दिल ही दिल में कलमा पढ़ते दोनों पाँव सीट पर ऊपर करते अपने बाजू इनके गिर्द लपेट लिए। इस पर बलाय शाह ने घूर कर सिबगा को देखते गाड़ी स्टार्ट की। क्या सारा दिन यहीं गुजारने का इरादा है? वो सुबह से जंगल आए हुए थे और 4 बज रहे थे, शाम होने वाली थी। पैदल चल चल कर अब तो अकीदत के पाँव भी जवाब दे चुके थे। खाने में तो ज़रगाम खान दरख्तों से फल तोड़कर खिलाता रहा था, जिससे अकीदत का तो पेट भर गया था, मगर ज़रगाम खान का घूमने से नहीं भरा था। वो अभी सुबह की तरफ रईस था, अकीदत का हाथ में आगे बढ़ता जा रहा था। जब अकीदत ने थके थके लहजे में कहा तो ज़रगाम खान ने चूं कर गर्दन तिरछी करते अकीदत को देखा, जिसकी सफ़ेद रंगत में सुर्खियाँ खुली हुई थी। माथे पर पसीने की चमकती बूंदें देखते ज़रगाम खान की नज़रें सरकती हुई गुलाबी होंठों से होती गर्दन पर आईं, जहाँ पसीने की चमकती बूंदों को देख ज़रगाम खान का दिल बेसाख्ता धड़का, जबकि ज़रगाम खान की नज़रों से बेखबर अकीदत ने चादर के पल्लू को अपने चेहरे पर फेरते गर्दन साफ की तो ज़रगाम खान का सर बेसाख्ता नफ़ी में हिला। हाथ दे, सुबह तक मौसम इतना अच्छा था और अभी देखो कैसे हवस हो रही है। वो खुद बदलाजे में कहते इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई तो नज़रें पलट कर ज़रगाम खान की लौ देती नज़रों से टकराई, जिस पर अकीदत ने आईब्रो उचकाकर ज़रगाम खान को देखा। रहने देती, क्या ज़रूरत थी? ज़रगाम खान के कहने पर अकीदत ने ना समझी से उसकी जानिब देखा तो ज़रगाम खान ने बालों में हाथ फेरते बेसाख्ता नफ़ी में सर लाया तो अकीदत ने कंधे उचकाकर गहरी सांस भरी। कितना घूमना और ज़रगाम, तुम्हें ज़रा भी मेरा एहसास है। सुबह से तुम मुझे इन दरख्तों और झाड़ियों को दिखाने के लिए कभी इधर जाते हो कभी उधर, मुझे सब एक जैसा ही लग रहा है। सब दरख्त भी एक जैसे ही हैं और तुम हर दरख्त का हर पौधे का अलग इंटरव्यू दे रहे हो, जैसे मैंने रिश्ता मांगना है इनका। थक गई हूँ मैं, ज़रगाम खान के बाजू से सर टिकाए थकन ज़दा लहजे में कहा तो ज़रगाम खान के होंठों पर मुस्कुराहट रेंगी। यार ईमान, बस कुछ देर एक खूबसूरत मंजर की तलाश में, जिसे देखते तुम्हारी सारी थकन उतर जाएगी। अगर तब भी ना होती तो खादिम हाजिर है, तुम्हारी सारी थकन अपने होंठों से समेट लूँगा। अकीदत में के बालों में नरमी से हाथ फेरते गंभीर लहजे में कहा तो अकीदत ने सर उठाकर ज़रगाम खान को देखा। अकीदत की सुर्ख पड़ती आंखों में देखते ज़रगाम ने अपना बायां बाजू अकीदत की कमर के गिर्द लपेटे, घुमाकर अकीदत की पोछ को दरख्त से लगाते अपने दोनों हाथ अकीदत के इतराफ़ में रखे। तो क्या ख्याल है यार मन, कमरे में तो कुछ होना नहीं, या जंगल में ही मंगल करके अपनी कहानी आगे बढ़ाएं? नाक अकीदत के गाल पर ट्रेस करते शौक लहजे में कहा तो अकीदत ने आंखें घुमाकर ज़रगाम खान को देखा। जो कमरे में नहीं हो सका वो यहाँ कैसे हो जाएगा? कंधे उठकाकर अफसोस भरे लहजे में कहते ज़रगाम खान कंधे पर ना नज़र आने वाली गद को झाड़ा तो ज़रगाम खान ने घूर कर अकीदत को देखा। चैलेंज कर रही हो खान को? अकीदत के बालों को मुट्ठी में भरते चेहरा अपने चेहरे के करीब करते मसनूई सख्त लहजे में कहा तो अकीदत ने होंठ का किनारा दांत तले दबाते मुस्कुराहट रखी। नहीं, बस बता रही हूँ कि अगर कमरे में नहीं आपकी चली तो यहाँ खाक चलेगी। सब्ज़ नगीनों को गोल गोल घुमाते चेहरे पर मासूमियत तारी किए सरगोशी नुमा लहजे में कहा तो ज़रगाम खान ने समझने के अंदाज में सारा इस्पात में लाया। चलो फिर शुरू करते हैं, लेकिन सोच लो यहाँ की गर्मी पहले नहीं झेली जा रही। खान की जानलेवा कुर्बत कैसे सहोगी? अकीदत के निचले होंठ को अंगूठे से सहलाते बेबाक लहजे में कहा तो अकीदत का चेहरा पल में सुर्ख अनारी हुआ। खान की बीवियों खान से दिल लगाकर निभाना मुश्किल था। खान के हिजर को झेलना सुहाने रूता, जबकि इसकी कुर्बत तो रूए सकून है। खुद में हिम्मत पैदा करते ज़रगाम खान की मैंने निखेज़ नज़रों में आंखें गाढ़े मजबूत लहजे में कहा तो ज़रगाम खान के चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट रेंगी। ओके सो लेट्स स्टार्ट द मंगल। अकीदत के कान के करीब जोकर सरगोशी करते पीछे होकर अपनी अजरक उतार कर दरख्त की टहनी पर रखते रुख अकीदत की जानिब किया। कुर्ते के ऊपरी 2 बटन खोलते अपने दोनों हाथ अकीदत की कमर पर टिकाए तो अकीदत ने धक धक करते दिल को वो मुश्किल काबू करते नजरें उठाकर ज़रगाम खान की आंखों में देखा, जहाँ इस वक्त अकीदत का साफ नज़र आ रहा था।
जरगाम खान की जज्बे लौटाती नज़रों में देखना माल हुआ तो अकीदत ने नज़रें झुकाते सर जरगाम खान के सीने पर टिका दिया। जरगाम खान ने दाएं हाथ से अकीदत के गिर लिपटी चादर को उतारते अपनी अजरक के करीब उछाला और शिद्दत से अकीदत को खुद में बेचते दरख्त से पिन किया। जरगाम मैं सोच रही थी कि कमरे में ही जरगाम खान के होंठों के जानलेवा लम्स को अपने कान की लो पर महसूस करते कपकपाते लहजे में कहना चाहा तो जरगाम खान ने अपनी उंगली अकीदत के होंठों पर रख दी। अपने कान पर भीगा सा लम्स महसूस करते वो बात मुकम्मल कर दी कि जरगाम खान ने कान की लो को दांतों तले दबाते खामोश रहने की वार्निंग दी तो अकीदत ने सख्ती से आंखें मीच ली। देखते होंठों का भीगा लम्स कान की लो से चेहरे पर जाब महसूस करते अकीदत की सांसें पल में भारी हुई थी। अकीदत को लग रहा था ये आग बरसाता लम्स आज सच में उसे जला देगा। जरगाम खान का हाथ अपनी गर्दन से हटाते चेहरा जरगाम खान की गर्दन में छुपाया तो जरगाम खान ने जज्बात से सुर्ख पड़ती आंखों से अकीदत के कपकपाते वजूद को देखा। ये क्या ड्रामा है अब अकीदत? खुद तुम जब चाहो करीब हो और मेरी थोड़ी सी कुर्बत पर तुम चेहरा छुपाने लग जाती हो। आई वॉन्ट टू सी योर फेस। मैं अपनी कुर्बत में तुम्हारे चेहरे पर आने वाले हर अंग को देखना चाहता हूँ। तुम्हारी आंखों में अपना अक्स देखता तुम्हारी रूह में शामिल होना चाहता हूँ। अकीदत की गर्दन में बाजू हायल करते चेहरा अपने रूबरू करते सख्त लहजे में कहा तो अकीदत ने बेबसी जरगाम खान को देखा। वो जितनी भी बोल्ड बनती लेकिन जरगाम खान के करीब गुर्बत उसे शर्म से चूर कर देती थी। उसकी बोल्डनेस तभी चलती थी जब शेर सोया हुआ होता था। जागते शेर के जज्बात छेड़कर वो अपनी नाजुक जान को मुश्किल में नहीं डाल सकती थी। अब कहो भी कुछ के बस घूरती रहोगी। अकीदत के निचले लबों दांतों तले दबाते झुंझलाए लहजे में कहा तो अकीदत ने चौंक कर जरगाम खान को देखा। तुम ऐसे करते हो तो मुझे शर्म आ जाती है। दाएं हाथ की उंगलियों को जरगाम खान की गर्दन पर फेरते मध्यम लहजे में कहा तो जरगाम खान ने हैरत से अपनी बेबाक शेरनी को देखा। क्या मतलब? ऐसा क्या करता हूँ जो तुम्हें शर्म आ जाती है? लहजे में हैरत ज़दा लहजे में इस्तफसार किया तो अकीदत ने खफा नज़रों से जरगाम खान को देखा। लेकिन जरगाम खान की हैरत अभी भी वैसे ही कायम थी। अब ये भी मैं बताऊँ कि क्या करते हो? ये जो भी ठड़क डांटते हो मुझे इससे शर्म आ जाती है। अकीदत के मुंह बसूर कर कहने पर पहले तो जरगाम खान ने हैरत से अकीदत को देखा और फिर समझ जाने पर जंगल की पुरसकून फिजा में जरगाम खान का क्या गूंजा। पेट पर हाथ रखकर हंसते जरगाम खान को अपनी हंसी रोकना मुश्किल हो गया जबकि अकीदत ने खुद के मजाक बनाए जाने पर खूनखार नज़रों से जरगाम खान को देखा और खुद वहाँ से जाना चाहा कि तभी जरगाम खान ने कलाई थामते अकीदत को फिर से दरख्त से पिन किया। ओ मेरी मौसूम बीवी, अभी तो शर्म आने वाला सीन तक हम पहुँचे ही नहीं। पहुँच भी गए तो खबरदार जो तुमने मुझसे नजरें चुराई। मैंने कहा ना मैं हमारी कुर्बत की आराए कलामी को तुम्हारी आंखों में देखना चाहती हूँ। तुम्हारे चेहरे पर बिखरे अपनी कुर्बत के रंगों को अपनी आंखों में कैद करना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारी वही शिद्दतें वापस चाहिए अकीदत जो तुम मुझ पर लौटा चुकी हो। आई एम रियली मिसिंग दैम। उंगलियाँ अकीदत की उंगलियों से उलझाते सर के ऊपर पिन करते गहरी नज़रों से अकीदत की आंखों में झांका तो अकीदत ने होंठ का किनारा दांतों तले दबाए जरगाम खान की आंखों में देखा जो कर अकीदत की होंठों पर होंठ रखे उंगलियों पर गिरफ्त साफ की तो अकीदत ने गहरी सांस लेनी चाहिए जैसे जरगाम खान ने अपनी सांसों में कैद कर लिया। हाथ अकीदत के हाथों से सरकते कमर पर हींगने लगे तो अकीदत ने कसमसा कर आसार तोड़ना चाहा। इस पर जरगाम खान की गिरफ्त होंठों और कमर पर सख्त होती चली गई। अकीदत की बारी होती सांसों को महसूस करते जरगाम पीछे हुआ तो अकीदत ने सर पीछे टिकाते गहरी सांस लेते सांस संवार करनी चाहिए। अभी वो संभली भी ना थी कि जरगाम खान के होंठों के देखते लम्स को थोड़ी से गर्दन का सफ़र तय करने पर कपकपा उठी। अपनी गर्दन पर जा जरगाम खान की इज्जत भरे बोसों के साथ दांतों के दबाव को महसूस करते अकीदत को अपनी टांगों से जान निकलती महसूस हुई। अगर जरगाम खान ने एक हाथ से अकीदत को सहारा ना दिया होता तो वो ज़रूर ज़मीन बोस हो चुकी होती। पेंडेंट कहाँ है तुम्हारा अकीदत? अकीदत की गर्दन पर नाक ट्रेस करते कॉलर बोन पर दांत गाड़ते दबे दबे लहजे में घुरा कर कहा। जरगाम खान के सवाल पर अकीदत के गिर्द इन फजूं के इस्लाम मुकतल जिस्म छनाके से टूटा। हाथ में साख्त अपनी गर्दन पर आया तो अकीदत का दिल सर किसी दीवार में माले। वो कबर्ड में कुछ पड़ते होंठों को तर करते मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा तो जरगाम खान ने चेहरा उठाकर खूनखार नज़रों से अकीदत को बूदा। मैं नहीं चाहती वो खो जाए इसलिए संभाल कर रख दिया। वो जवाब जरगाम खान को दे रही थी जबकि दिमाग पिछले दिनों के हालमे पर गौर कर रहा था। आखिरी बार कब उसने पेंडेंट पर लिखे जरगाम खान के नाम को होठों से छुआ था? कब सोचते सोचते दिमाग में जमाका सा हुआ। इस रात सबज रंगीनों में चमक सी होती जिसे बगौर देखे जरगाम खान ने कुछ इंच के फासले को समेटते नाक अकीदत की नाक से मिलाते गहरी सांस भरी तो अकीदत ने चूक कर जरगाम खान को देखा जो शिकवा कुनाह नज़रों से अकीदत को देखकर अपने कुर्ते की जेब से पेंडेंट निकालकर अकीदत के गले में पहना रहा था। पेंडेंट जरगाम खान को इस रात दरख्तों के बीच खून वाली जगह से कुछ फासले पर मिला था जिसे जरगाम खान ने खामोशी से उठाकर अपनी जेब में रख लिया था। उसे यकीन था वो खून किसी इंसान का ही है लेकिन पेंडेंट मिलने के बाद जरगाम खान ने अरमगान खान को
डेरे छोड़ते वापस आकर वहाँ से खून के होने के तमाम सबूत मिटा दिए थे। अगर कोई और देखता तो वो पुलिस को शामिल करता, और जरगाम खान अपने जीते जी ये नहीं होने दे सकता था। अपनी बीवी को वो अच्छे से जानता था, वो नाग या दुश्मनी की आड़ में किसी को कत्ल नहीं कर सकती थी। फिर वो कौन था जिसे अकीदत जरगाम खान ने कत्ल कर दिया? ये सवाल वो चाह कर भी अकीदत से पूछ नहीं पा रहा था, मगर अगर वो ये समझती थी कि वो इससे बेखबर है तो ये अकीदत शाह की सबसे बड़ी गलतफहमी थी। वो तब भी इसके पल पल की खबर रखता था जब उसे ज़िंदगी में शामिल नहीं करना चाहता था। अब तो ज़िंदगी बनकर ज़िंदगी में शामिल हो गई थी, अब कैसे उससे बेखबर रह सकता था? वो जानता था अकीदत अदाइक और बैराम के साथ मिलकर अपने बाप को बेकसूर साबित करने के लिए सबूत तलाश कर रही है। वो जानता था वो खान ख़ानदान वालों पर हर मशकूक शख्स पर नज़र रखे हुए, जिसमें मुक़द्दस बेगम भी शामिल है। अगर वो चुप था तो सिर्फ़ और सिर्फ अकीदत के लिए। अगर अकीदत अपने बाप को बेगुनाह साबित कर लेती थी तो इससे बढ़कर खुशी की क्या बात हो सकती थी? फिर दिलों में रह जाने वाली कसक भी ख़त्म हो जानी थी। लेकिन अगर वो बात साबित ना कर पाती तो जरगाम नहीं चाहता था वो इसके सामने शर्मिंदा हो या अकीदत का साथ झुके। वो बेगैरत नहीं था कि बाप के कातिल की बेटी को सीने से लगा लेता, लेकिन वो दिल में ईमान रखता था। कत्ल करने और होने वाले तो मार गए, बदला लेने वाले भी बदला लेकर मार गए, तो वो क्यों किसी और के किए की सज़ा उसे देता? वो क्यों मर्दों की जंग में औरत को मोहरा बनाता? हवेली के पीछे ग्रीन हाउस से मिला है मुझे, बिल्कुल कदर नहीं है तुम्हें मेरी दी गई चीज़ों की। इनकी तरह एक दिन मुझे भी खोद होगी क्या? हाथ की पुश्त अकीदत के चेहरे पर फेरते नरम लहजे में इस्तफसार किया। तो अकीदत ने तड़प कर जरगाम खान को देखा, आंखें पल में लबालब पानियों से भर गई। मैं तुम्हारी जान ले लूँगी जरगाम, आइंदा ऐसी घटिया बकवास की तो। जरगाम खान के बाल मुठियों में दबोचते दांत जरगाम खान की गर्दन पर गाड़ते भराए लहजे में कहा। तो जरगाम खान ने कहकर लगाते अकीदत को खुद में बेच लिया। ये बात उसने अकीदत का ध्यान भटकाने के लिए की थी, वरना इस बारे में सोचती रहती और जरगाम खान को यकीन था, उसे याद आ जाना था कि पेंडेंट कहाँ गिर सकता था। चलो बाकी खून बाद में पी लेना, अभी आओ तो मैं एक खूबसूरत मंजर दिखाऊं। इतना कड़वा खून कौन पिएगा? दिमाग नहीं ख़राब मेरा? जरगाम खान के कहने पर दो बदू नाक सिकोड़ कर जवाब दिया। तो जरगाम खान ने होंठ का किनारा दांतों तले दबाई, मुस्कुराहट जब्त की, आगे बढ़कर अपनी अजरक उठाकर अकीदत को थमाई और अकीदत की चादर अकीदत के कंधों के गिर्द फैलाते अकीदत का हाथ थामा। अच्छा कड़वा है, लेकिन एक पठानी ने कहा था कि खान आपका खून बिल्कुल आप जैसा मीठा होगा। मुझे लगता है इसे टेस्ट करवाना पड़ेगा कि ये मीठा नहीं। अकीदत का हाथ थामे आगे बढ़ते पुरजोर लहजे में कहा। अभी वो बात मुकम्मल करता अकीदत अपने बाएं हाथ में जरगाम खान के बाल दबोचे। तुम्हें ज़िंदगी रास ही नहीं है खान, मेरा दिल कर रहा है एक ही बार में ये जान ले लूँ, रिंडलाई लहजे में चला कर कहा। तो जरगाम खान ने पलटते झटके से अकीदत को बाहों में उठाते कदम आगे बढ़ाए। अभी तो मेरा भी दिल करता है एक ही बार तुम जान ले ही लो। अब तो लेने नहीं देती यार, मेरी जान ले लो। अगर जान इस अंदाज में लेना कि खान जान लेने का इरादा किए हुए। मैं अकीदत के चेहरे पर झुकते जूं मैंने लहजे में सरगोशी की तो अकीदत को लगा जिस्म का सारा खून उसके चेहरे पर सिमट आया। ज़बान को तो जैसे तालू से चिपक चुकी थी। जरगाम खान की लौ देती नज़रों से बचने खातर आंखें मूंदते जरगाम खान के सीने से टिका दिया। जैसे देखते जरगाम खान ने अपने कदमों में तेज़ी लाती जल्दी से मतलूबा जगह पर पहुंचना चाहा। वो सारे रस्ते ये सोच कर हल्कान होती रही थी कि अगर आयस खान ये बात जानता है तो उसे ज़रूर बलाज शाह के बारे में भी मालूम होगा, मगर दिमाग इस बात की नफ़ी कर रहा था कि अगर बलाज के बारे में मालूम होता तो आयस खान उसे यूँ जिंदा छोड़कर ना आ जाता। वो अपने ख्यालों से तब झुंकी जब आयस खान ने कमरे में दाखिल होते दाढ़ से दरवाज़ा बंद करते हुरिया शाह को बाजू से थामे पटकने के अंदाज में बेड पर धक्का दिया। आयस मैं बताने वाली अभी हुरिया बात मुकम्मल करती कि आयस खान ने बेड के सामने पड़े कांच के टेबल को ठोकर रसीद करते ज़मीन बोस किया। कब बताने वाली थी तुम? हाँ कब बताने वाली थी तुम हुरिया? मैं काट कर उल्लू हूँ जो इतने दिनों से बकवास कर रहा हूँ कि हुरिया अगर कोई शेयर करना है तो कर लो, लेकिन ना हुरिया मैडम की अक्ल में कोई बात आए तो फिर ना। हुरिया की कनपट्टी पर 2 उंगलियां बजाते सर लहजे में घुरा कर कहा। हुरिया को अपने रगों पैर में साथ लहरें सराहियत करती महसूस हुई। अंदाज़ा भी है कि शख्स के साथ तुम्हारी रेस थी, एक गुंडे के साथ, एक रेपिस्ट था वो। अंदाज़ा भी है तुम्हें क्या कर सकता था वो तुम्हारे साथ। अगर मैं इस सब ना जान पाता तो आज तुम यूँ सर उठाए मेरे सामने ना खड़ी होती। सर उठाए क्या जिंदा भी ना होती? या दोनों बाजों से झंझूरते दाड़ कर कहा। कहते होंठ बेंचकर अपने इख्तियार पर काबू पाते हुए खुद से दूध अकेला। दिल तो कह रहा है जान ले लूँ तुम्हारी। अगर इस वजूद में मेरी जान न बसती होती तो जहाँ से लाया हूँ लाने की वजह वहीं जिंदा दफन कर आना था। सर लहजे में बड़बड़ाते जैकेट उतार कर जोर से ज़मीन पर मारते गर्दन मोड़कर होंठों पर मुठ्ठियाँ जमाई हिचकियों से रोती हुरिया शाह को देखते आंखों के सामने बलाज शाह का चेहरा लाया। दास खान को अपना खून खोलता महसूस हुआ। आइंदा तुम शाह हवेली नहीं जाओगी, समझ आई तुम्हें? अगर वो घटिया शख्स मुझे फिर से तुम्हारे आसपास भी दिखा, अगर उसकी नज़रों में तुम्हारे वजूद को देखा तो यकीन मानो माय इनोसेंट गर्ल, इसकी तो आंखें नोच कर जिंदा दरगोर करूँगा और तुम्हारे
वजूद को जलाकर भस्म कर दूंगा। ने मेरे अलावा किसी और की निगाहों का मरकज़ बना तो। एक ही जैसे उरिया के करीब पहुँचते सख्ती से दोनों बाजू कमर के गिर्द लपेटते, सर थरथरा देने वाले लहजे में चिल्लाकर कहा। तो उरिया ने हिचकियों से रोते अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। जिस पर आयस खान ने होंठ बेचते सुर्ख अंगारा होती नज़रों से उरिया को हिचकोले खाते वजूद को देखा। 2 कदम के फासले को समेटते नरमी से अपने सार में लिया। गहरी सांस भरते आंखें मूंद ली। माजी तलाक दें आप इसे अभी की अभी। आपकी बीवी सिर्फ मैं हूँ। इस गांव के सरदार की एक ही बीवी है जो कि मुकद्दस शेर खान है। ये मेरे मुकाबले पर नहीं आ सकती। मुकद्दस बेगम के एहसानी अंदाज पर चिल्ला कर कहने पर कश्यप बेगम ने अफसोस होने देखा। शेर खान आज के कहे के मुताबिक मुबीन बेगम और आयस खान को हवेली ले आया था। जब उन्होंने मुबीन बेगम को अपनी बीवी की हैसियत से मुतारफ़ करवाया था तो हवेली में तो जैसे क़यामत आ गई थी। मुकद्दस बेगम ने चीख कर सारी हवेली के मुलाजमों को इकट्ठा कर लिया था। पीटती बददुआएं देती वो शेर खान को कोस रही थी, जबकि वली खान लाउंज के सोफे पर खामोश तमाशाई बने बैठे थे। बच्चों को कश्यप बेगम अपने कमरे में बिठाकर मुलाजमा को इनका ख्याल रखने का बोल रही थी। वो तुम्हारे मुकाबले पर नहीं आ रही सरदारनी, तुम ही रहोगी। वो सिर्फ मेरी बीवी है और मेरी बीवी बन कर ही रहेगी। उसे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। और किस बात का दुख मना रही हो तुम? तुम्हें मेरी ज़ात से पहले कोई गर्ज थी? मेरी कोई परवाह थी? या मैं बहुत महबूब शोर रह चुका हूँ तुम्हारा, जिसे तुम किसी दूसरे के साथ बांट नहीं सकती? शेर खान ने सख्त लहजे में कहा। तो मुकद्दस बेगम ने खुद से सर झटका। मुझे नहीं पता, लेकिन ये औरत मेरी हवेली में नहीं रह सकती। निकलो यहाँ से। आगे बढ़ते चील की तरह मुबीन बेगम पर झपटते चिल्लाकर कहा। तो लाउंज में दाखिल होते अदायक शाह ने एक ही जैस्मिन के करीब पहुँचते मुबीन बेगम को इनकी गिरफ्त से छुड़वाया। भाभी बस कर जाएं, जो होना था सो हो गया। आप तो खुद में नरमी पैदा करें। अब आप एक मासूम बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? शेर खान और अदायत के छुड़वाते भी वो मुबीन बेगम के साथ आयस खान के फूले हुए सुर्ख गालों पर थप्पड़ रसीद कर चुकी थी कि इस कदर ज़ोर से थप्पड़ लगने पर वो मासूम बच्चा सिसक उठा था। आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए हिचकियों से रोते हुए चेहरा माँ की गर्दन में छुपा चुका था। जैसे देखते अदायत शाह के जब्त का पैमाना लबरेज हुआ था। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी मनूस बीवी की वजह से हुआ है। पहले तुम्हारे मनूस कदम हमारी ज़िंदगी में शामिल हुए तो मेरे भाई का घर बसने से पहले उजड़ गया। आज तुम्हारी मनूस बेटी इस दुनिया में आई तो मेरे सर पर सौतन आ गई। छोड़ूंगी नहीं मैं इन्हें, मार दूंगी मैं इस मनूस को। दोनों हाथ बालों में उलझाते बैग के लहजे में कहती अजानी अंदाज में चिल्लाती झटके से पलटकर हलीमा बेगम के कमरे की जाना पड़ी तो हदायत शाह लम्हे की ताख़ीर किए बिना इनके पीछे भागा। आज सुबह फजर के वक्त हलीमा बेगम ने एक खूबसूरत सी बेटी को जन्म दिया था। हवेली में तो जैसे खुशी की लहर दौड़ गई थी। दोनों ख़ानदानों में ये पहली बेटी थी जो कि पैदा होते ही बेटों से ज़्यादा लाडली हो गई थी। वली खान का कहना था कि वह सारे नकूश अपनी नानी से चुरा कर लाई है। वो तब से कई बार जाकर इस छोटी सी गुड़िया को प्यार कर चुके थे और जब वो अपनी मोटी मोटी सब्ज़ नगीनों जैसी आंखों में आंसू टुकर टुकर देखती तो सब इस पर सदके वारी जाते। बहराम, अदायक और जरगाम तो दीवाने हुए जा रहे थे छोटी सी गुड़िया के, जबकि बलाज शाह ने पहले तो खुशी से ही अकीदत शाह को उठाया, मगर जब उसने बलाज को देखकर मुंह बनाया जैसे देखते हलीमा बेगम ने कहा इसकी आदतें तो अभी से बलाज जैसी हैं, तो तब से जेलस होता दोबारा उसके करीब नहीं गया था। सामने सोफ़े पर बैठा ब्रेड खाता वो घूर घूर कर अकीदत शाह को देखता रहा था। जिसे देखते बलाज शाह को भी अंदाज़ा होने लगा कि वह एक दिन की बच्ची वाकई उसकी आदतें कॉपी कर रही है। मुकद्दस बेगम कमरे का दरवाज़ा दार से खोलती बेड पर बैठी हलीमा बेगम की जाना पड़ी तो बच्चों ने सहम कर मुकद्दस बेगम के खून छलकाते चेहरे को देखा, जबकि बलाज शाह सोफ़े से छलांग लगाकर बेड पर आ चुका था। इधर दो ये मनूस बच्ची, ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। आज तुम दोनों माँ बेटियों को जान से मार दूंगी। मेरे दिल पर मौत डलने को माँ कम थी जो बेटी भी आ गई। हलीमा बेगम के हाथों से अकीदत को छीनने की कोशिश करते चिल्लाते हुए कहा तो जरगाम और अदायक बेसाख्ता आगे आए। नो मामा, शी इज़ इनोसेंट, वो डर जाएगी, मत मारें इसे। मुकद्दस बेगम के हाथों को पकड़ने की कोशिश करते जरगाम खान ने कहा तो मुकद्दस बेगम ने पलट कर एक ज़ोरदार थप्पड़ जरगाम खान के चेहरे पर रसीद किया। भाभी क्या कर रही हैं आप? छोड़ें मेरी बेटी को। बाबा भाई, मुकद्दस बेगम को पीछे धकेलने की कोशिश करते रोते हुए चिल्लाकर कहा तो बलाज शाह ने एक नज़र सुर्ख धुआं चेहरा लिए खड़े जरगाम खान को देखा और एक नज़र अपनी रोती हुई चची को देखा और फिर वो बेड पर उठकर खड़ा होता छलांग लगाकर मुकद्दस बेगम की पीठ पर चढ़ता अपने दांत उनके कंधे पर गाड़ चुका था। जैसे कमरे में मुकद्दस बेगम की दिलदोज़ चीखें गूंज उठी थी। कमरे में दाखिल होते अदायत शाह ने बलाज को ज़बरदस्ती उनसे अलग किया। शेर खान ने आगे बढ़ते मुकद्दस का बाजू अपनी सख्त गिरफ्त में लेते कदम अपने कमरे की जानिब बढ़ाए। बलाज, ये क्या बदतमीज़ी थी? वो बड़ी थी आपसे। हलीमा बेगम के गिरद बाजू फैलाते बलाज शाह को डपटते हुए कहा तो बलाज शाह ने आंखें घुमाकर उनकी बात को नज़रअंदाज किया। आई नो शी इज़ बिग विच एंड आई हेट हर। नज़रें जरगाम खान के सुर्ख चेहरे पर टिकाए नाक छोड़ कर कहा तो बहराम शाह ने आगे बढ़ते एक चपत बलाज शाह के कंधे पर रसीद की, जबकि हदायत शाह ने तंबी नज़रों से बलाज शाह को घुराया।
जब सामने सोफ़े पर टांग चढ़ाकर बैठ गया था। तुम ठीक हो? कहीं लगी तो नहीं? अकीदत को अपनी बाहों में भरते लीमा बेगम से पूछा तो उन्होंने नम आंखों से मुस्कुराते नफ़ी में सर हिला दिया। क्या ये मेरी जिगरी यार का घर है? लेकिन आइंदा से तुम अकेली यहाँ नहीं आओगी अलीमा। तुम्हारे मामले में रिस्क नहीं ले सकता। और अब तो भाभी ने हद पार कर दी। इस सब में छोटी बच्ची का क्या कसूर? अदाई शाह के कहने पर अलीमा बेगम ने उनके बाजू पर हाथ रखते खामोश रहने का इशारा किया और मुस्कुराकर उनकी जानिब खामोशी से देखते जरगाम खान को देखा। अगर इस ख़ानदान में माँ बाप की लड़ाई झगड़ों में किसी की ज़ात बुरी तरह मुतासर हो रही है तो वो था जरगाम खान, जिसे माँ का प्यार भी उसके मूड या किसी को नीचे दिखाने की कोशिश में ही मिला था। बाप बेइंतहा प्यार करता था, लेकिन मुक़द्दस बेगम से लड़ाई होने के बाद वो भी हवेली से कई के दिन गायब रहते और अगर होते भी तो होकर भी जरगाम खान की ज़ात से लाताल्लुक़ ही रहते। आपने बताया नहीं, गुड़िया कैसी लगी आपको? अकीदत अलीमा बेगम की गोद में लुटाते जरगाम खान को उठाते नरम लहजे में इस्तफसार किया तो जरगाम खान ने हाथ की पुष्ट से आंसू साफ करते मुस्कुरा कर देखा। अपने भांजे की सुर्ख नीली आंखें और गाल पर थप्पड़ का निशान देख अलीमा बेगम का दिल कट कर रह गया। शी इज़ सो ब्यूटीफुल बट आल्सो सो मूडी जस्ट लाइक बालाज। अपने गालों के इर्द गिर्द हाथ टिकाते अकीदत की जानिब झुकते हुए कहा तो सोफ़े पर बैठे बालाज ने घूर कर अकीदत शाह को देखा जो जब से पैदा हुई थी सब उसे उसके साथ मिलाने पर लगे हुए थे। नो शी इज़ नॉट लाइक मी, जस्ट लुक एट हर आइज़ लुक्स लाइक लिटिल फ्रॉग। दोनों हाथों को घुमाते मुँह बसूर कर कहा तो अदाई शाह ने बालाज शाह के होंठों पर हाथ रखते घूर कर उसे देखा। शी इज़ माई सिस्टर, डोंट यू डेयर बाज। नीली आंखों को छोटा किए तंबी लहजे में कहा जिसे समझते बालाज शाह ने सारा इस बात में हिलाया। वो जितना भी मूडी गुस्से वाला और बदतमीज़ था लेकिन वो अपने भाइयों की इज़्ज़त करता था। इतनी वो माँ बाप की नहीं मानता था जितनी अपने भाइयों की मानता था, फिर चाहे वो जरगाम खान ही क्यों न हो। सिर्फ बालाज ही नहीं, वो सभी एक दूसरे की इज़्ज़त करते थे। हम उम्र होने के बावजूद दूसरों की बात हुक्म समझकर मान जाते थे। लाला लाला कमरे में गूंजती मीठी सी आवाज़ पर सबने भैया को दरवाजे की जानिब देखा जहाँ 2 साला अरमकान खान अपने भारी भरकम वजूद को घसीटते क्रोल करता आ रहा था। फूले फूले सुर्ख अनारी गाल, माथे पर बिखरे ब्राउन बाल, होंठों के गिर्द फैली चॉकलेट आसमानी रंग का कुर्ता शलवार पहने वो छोटा सा बालू लम्हे में सबके चेहरों पर मुस्कुराहट ले आया था। सबकी अपनी जानिब मुतवज्जो हो जाने पर दरवाजे के करीब रुकते छोटे छोटे फूले हाथों की ताली बजाते बाजू वाह किए तो सबसे पहले सोफ़े पर बैठे बालाज शाह ने छलांग लगाते और मकान खान की जानिब दौड़ लगाई। इसके पीछे जरगाम, फिर अदायक और फिर बहराम लम्हे में दरवाजे के करीब पहुँचे जहाँ बालाज शाह छोटे से बालू को उठाता चटाचट प्यार करने में मसरूफ़ था। सब भाइयों को अपने करीब देखकर कमरे में अरमकान खान की खिलखिलाहटें गूंजी जिसे देख के अलीमा बेगम ने दिल ही दिल में इनकी नज़र उतारी। लाला लाला जरगाम खान सीने पर दोनों पाँव रखते ऊपर चढ़ने की कोशिश करते खिलखिला कर कहा तो जरगाम खान ने झुककर शिद्दत से फूले फूले गालों को चूमा। जरगाम खान के झुकने से अरमकान खान कंधों से थोड़ा खिसक गया, जिस पर अरमकान खान ने मुंह फुलाकर जरगाम खान को देखा और झटके से ऊपर होते अपने चॉकलेट से भरे मुंह को जरगाम खान के गालों पर टिकाते अपने नन्हे नन्हे दांतों से काटते बदला लेने की कोशिश की, जिस पर जरगाम खान ने मुस्कुराते अरमकान को नरमी से पीछे किया जो कि पीछे होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सीने से क्रॉल करके कंधों पर पहुंचकर बैठना अरमकान खान का फेवरेट मशगला था और जो कोई इसके काम में रुकावट डालता फिर उसे वो अपने नन्हे दांतों से ज़ख्मी करने की पूरी कोशिश करता था। छोड़ो इसे, इधर आजा मेरे जंगली शेर। जरगाम खान के बाल अरमकान खान की छोटी छोटी मुट्ठियों से निकालते अपने कंधे पर बैठाते बहराम शाह ने कहा तो बालाज शाह ने घूर कर इन सब को देखा जो सबसे पहले इस तक पहुंचा था, लेकिन वो इसके अलावा बाकी सब के पास चला गया था। वो सब छोटे खान के साथ खेलने में मसरूफ़ थे। जबकि कमरे के सामने से गुजरते आयस खान ने खामोश हसरत भरी नज़रों से इन भाइयों को देखा था। माँ का हाथ थामे साथ झुकाए आगे बढ़ते वो कमरे से आती खिलखिलाहटों और कैकों की आवाज़ें सुनता सख्ती से अपनी आंखें मीच चुका था। ये मोहब्बत भरी खिलखिलाहटें हथौड़े की मानद आयस खान के सर पर लग रही थी। कई बागी आंसू पलकों की बार तोड़ते गालों से फिसलते ज़मीन पर गिरे तो आयस खान ने सर उठाकर गर्दन तिरछी करके पलट कर देखा जहाँ वो चारों एक छोटे से बच्चे को कंधे पर बिठाए एक दूसरे से बातें करते जा रहे थे, जिसे देख एक दुख भरी मुस्कुराहट ने आयस खान के होंठों का अहाता किया। फिर वो खामोशी से सर झुकाए अपनी मांग साथ सीढ़ियाँ चढ़ता अपने कमरे की जानिब बढ़ गया।